तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ दानिश, हो रही है रिकॉर्डिंग। हाँ हो रही है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले अभी हम पीडीसी पढ़ना स्टार्ट करें। पीडीसी के अंदर भाई थ्योरी ज़्यादा है और जो है न्यूमेरिकल्स कम है। न्यूमेरिकल सिर्फ दो ही तरीके के हैं। एक हमारे पास एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है, एफिशिएंसी जिसके अंदर हम जो है स्पीड ऑफ एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो वेक्टर वाले हैं जो कि लास्ट में इसने करवाया था लैब में। ठीक है, तो थ्योरी है और न्यूमेरिकल से, तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। अच्छा, जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया मुझसे रोक के पूछना, मैं बता दूँगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो हमारा कोर्स है वो क्या है, पीडीसी पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो हम जो मिड से पहले पढ़ रहे हैं ना, वो पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, और मिड के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग सबसे पहली बात तो ये हो चाहिए, ये पता चाहिए भाई वाई पैरेलल कंप्यूटिंग, मतलब पैरेलल कंप्यूटिंग हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मतलब कि एक बहुत बड़े बड़े टास्क है वो पैरेलल में जो सीक्वेंशियल में अगर हम परफॉर्म करना चाहें, मतलब सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि अगर हम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना चाहें तो वो बहुत टाइम लेते हैं। तो जो है हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटिंग जो है वो हमें वही सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम को कम टाइम में करके दे देती है। ठीक है, और जो है मतलब कि कम टाइम में करके दे देती है, और इसके अंदर क्या है हमारे पास मतलब कि उससे जो है एक तो डिज़ाइन भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन भी जो है तेज़ होगी। यही लिखा हुआ है, देखो आप भी देखोगे, अगर रिड्यूस डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो इससे हमारे पास टाइम भी कम हो जाएगा। और डिज़ाइन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोर्स वगैरह जो हम मतलब कि कोर्स जो आजकल आ रही है ना, जैसे कोर्स हो गए, मल्टीपल कोर प्रोसेसर होगा ये। ठीक है, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफन रिक्वायर्ड अ लार्ज कंप्यूटेशनल एफर्ट, अ लो परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन यूज यस्टरडे सिमुलेशन एंड द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन सिग्निफिकेंटली। The computation to be performed must be participated into several parts which are assigned to the parallel resources for execution. However, computation part must be independent to each other. ठीक है, बस इसके अंदर समझने की बात जो है वो ये है कि पैरेलल में एग्जीक्यूशन करवाते वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डेटा डिपेंडेंसीज ना आ रही। अब डेटा डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने अगर पैरेलली कोई एक प्रोग्राम को मतलब पैरेलल का रन करने का मतलब कि एक प्रोग्राम को आपने दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जो कि एक साथ रन होंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम बनाया कि इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 5, इंटीजर बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, नीचे आगे उसको अगर अलग अलग प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे अगर इंटीजर ए इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आपने ये एक जो है ये टास्क बना लिया और दूसरा आपने टास्क बना लिया इंटीजर डी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, तो जो सी है वो ए के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और बी के अंदर भी आ रहा है। इसको मैं अगर पेन पे करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, उसको मैं करके दिखाता हूँ। डेटा डिपेंडेंसी समझ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ हो रही है। अब देखो, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5, इंटीजर बी इज इक्वल टू 10, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपने एक प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, दूसरा आपने बना लिया इंटीजर डी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, अब देखो, अगर आपने ये प्रोग्राम एक टास्क बनाया इसके अंदर इंटीजर ए इक्वल टू 5 है, इंटीजर बी इक्वल टू 10 है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके क्या कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म किया, मतलब कि आपने ये वाला जो टास्क है वो एक प्रोसेसर को दे दिया और ये वाला जो टास्क है दूसरा प्रोसेसर को दे दिया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर डेटा डिपेंडेंसी कैसे आ रही है कि ये वाला जो टास्क है मतलब प्रोसेसर टू के पास जो टास्क है वो सी वेरिएबल का वेट करता रहेगा। ठीक है, वो सी वेरिएबल का वेट करता रहेगा। क्यों वेट करेगा? जब तक इसको सी का आंसर नहीं मिलेगा प्रोसेसर वन से, तो ये जो है वेट करता रहेगा। तो ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम देकर फंक्शनल डिपेंडेंसी को अवॉइड करते हैं हमेशा, मतलब कि जो भी वेरिएबल इधर यूज हो रहा है ना वो इसका मतलब कि इसका आउटपुट ना हो। जैसे कि देखो, अगर सी यहाँ पे इसका आउटपुट है तो यहाँ पर इसका इनपुट है, तो मतलब बस फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है कि वो किसी का वेट ना करे। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब बस ये। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना था कि भाई मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कि जैसे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो क्या है कि ये वाला जो टास्क है वो सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड नहीं करना चाहिए। जब अगर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो हमारे लिए वो पैरेलल कंप्यूटिंग करना आसान हो जाएगी। ठीक है, व्हाट पैरेलल नीड पैरेलल कंप्यूटिंग, व्हाट प्रॉब्लम नीड। अब जो है प्रॉब्लम्स आ गए कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है कि पैरेलल कंप्यूटिंग में। ठीक है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस
उसके बाद कंप्यूटेशन, फ्लूइड डायनामिक्स, डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स, डेटा बेसिस। ठीक है, आप डेटा बेस को जैसे कि अगर हैंडल कर रहे होंगे तो उसके अंदर अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे ये बात हमें सर ने एग्जांपल भी दी थी, सर नजम ने, कि जैसे कि अगर जब भी हम बैंकिंग एग्जाम्पल है कि हम एक ही टाइम पे दो जगह से अपने पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते बैंक अकाउंट से। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि भाई मैंने एक बंदे को कैश दे दिया, चेक दे दिया कि भाई मेरा अकाउंट से जो है यार ये पैसे निकलवा के लिया, और उसी टाइम पे जाके मैं एटीएम से दोबारा कैश, अपना कैश भी निकाल लूँ। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं तो मैं 5,000 ही निकाल सकता हूँ, 10,000 नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब भी डिपेंडेंसी होती है तो उसके अंदर हमें सारी चीज़ें देखनी होती है कि अगर भाई मैं एट द सेम टाइम दोनों जगह से पैसे निकालूंगा तो भाई बैंक को तो लॉस है और ये जो है इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा। तो उसके अंदर हमें डेटा, जब भी हम पैरेलल प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई अगर कोई शेयर्ड वेरिएबल है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, डेटाबेस में अगर कुछ वैल्यू जा रही है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। उसके बाद मैटर इमेजिंग, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, न्यूमेरिकल एनालिटिक्स, वेदर, एटमॉस्फेरिक ऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है ना पैरेलल कंप्यूटिंग की, वो क्या है, वेदर फोरकास्ट। ठीक है, वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि भाई हम लोग एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेजर कर रहे होते हैं ताकि हमें अभी का टेम्परेचर पता चल जाए। जैसे कि अगर अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो सिर्फ टेम्परेचर में ऐसे तो पता नहीं चलता ना कि भाई फॉरेन टेम्परेचर, मतलब हम लोग को तो फॉरेन पता चल जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या चीज़ें काम हो रही है भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉरकास्ट होता है, मिनिमम टेम्परेचर फॉरकास्ट होता है, विंड फॉरकास्ट होता है, क्लाउड फॉरकास्ट, ड्यू फॉरकास्ट, एवापोरेशन, फॉरेस्ट फॉरकास्ट। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद जाके हमें टेम्परेचर मिलता है कि भाई आपके एरिया में इतना टेम्परेचर है। सही है, तो ये काम अगर हम सीक्वेंशियली परफॉर्म करेंगे तो अभी का जो हमें टेम्परेचर है वो 4 घंटे बाद मिलेगा, तो वो तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये सारे काम जब एक ही वक्त में अप्लाई होते हैं ना, जब एक ही साथ अप्लाई होते हैं, मतलब के पैरेलल में अप्लाई होते हैं, तो ये फ़ौरन हो जाते हैं और जो है हमें रिजल्ट फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैरेलल कंप्यूटिंग की। उसके बाद क्या सैम बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन का मतलब क्या है भाई, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है exploiting concurrency in a computer system at various rated level using hardware। सही है, अब इसके अंदर क्या है कि भाई आपके पास हार्डवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग में हार्डवेयर, मतलब कि हार्डवेयर जैसे कि अगर आपके पास हार्डवेयर में देखा जाए तो कोर्स, मल्टीपल कोर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक ही कोई प्रोग्राम रन किया जो कि मल्टीपल कोर्स पे रन हो गया उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट कॉन्करेंसी एक्सप्लिसिटली। अब आपने कोई अपना कोड इस तरीके जो आपने कोई मतलब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब मतलब यूज़ किया है जो कि आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। जैसे कि हम जावा के अंदर थ्रेड्स देखते हैं या थ्रेड्स जो होते हैं वो एक साथ रन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की मतलब कि जो भी आप अपने प्रोग्राम के थ्रू करवा रहे हो तो उसको पैरेलल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के थ्रू पैरेललिज्म करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये पैरेलल कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर कोर सिस्टम। ठीक है, वही कोर्स वाली बात आ गई। पैरेलल कंप्यूटिंग यूजिंग पैरेलल कंप्यूटर टू सॉल्व सिंगल प्रॉब्लम्स फास्टर। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब पैरेलल कंप्यूटिंग की वही बात आ गई जो मैंने पहले कही, यूजिंग पैरेलल कंप्यूटर टू सॉल्व सिंगल प्रॉब्लम फास्टर। ठीक है, इसको हम क्लस्टर भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक ही यूज पैरेलल कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब ऐसे भी होता है कि आजकल जैसे कि क्या होता है, अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो उसमें ये होता है कि भाई एक उनके पास जो है ना पोर्टल होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो होता है टास्क असाइन हो जाते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है कि भाई आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है। ठीक है, और विद इन द टाइम पीरियड आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है, तो वो मर्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम जैसे 4 बंदे एक जगह काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं भाई, अब जैसे सरोज है, मैं हूँ और तला है। ठीक है, हम तीनों ने एक एक टास्क ले लिया भाई, मैं फ्रंट एंड बनाऊंगा, मैं बैक एंड बनाऊंगा, मैं डेटाबेस बनाऊंगा। तो हम तीनों जो है एक ही टाइम पे काम करके अपलोड कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा पैरेलल। तो इसी तरीके से बताया भाई, अगर पैरेलल कंप्यूटर एक ही टास्क को परफॉर्म करो ना तो वो जो है फास्ट हो जाता है। मतलब कि अगर अलग अलग परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा देर लगेगी, यही बताया हुआ है। ठीक है, अब कोर्स क्या होता है कि भाई इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑल कोर्स एक्सेस टू द सेम मेमोरी एट द सेम टाइम। ठीक है, अब कोर्स क्या होता है कि भाई कोर्स तो सबको ही पता है कि कोर जो है प्रोसेसर विद सेवरल पावर efficient computing unit on a chip which have independent control and can access the same memory concurrently। ठीक है, कोर्स जो है वो बस इसमें बताया हुआ, कोर्स जो है मेमोरी को एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कोर्स कैन एक्सेस अ सिंगल मेमोरी एट अ टाइम। ठीक है, ऑल कोर्स एक्सेस टू सेम मेमोरी एट अ सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि एक ही मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा टास्क क्या होता है, द डिज़ाइन स्टार्ट विद डिकम्पोजिशन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन टू सेवरल पार्ट। ठीक है, गिवन इंस्ट्रक्शन इन द वे दैट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, टास्क का मतलब क्या होता है कि वही बात मैंने बताई थी जो कि पहले बताई थी कि इंडिपेंडेंट जो होनी चाहिए, मतलब कि गिवन इंस्ट्रक्शन दी जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो ईच अदर एंड कैन रन ऑन डिफरेंट कोड एट सेम टाइम।
जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि यहाँ पे तो डिपेंडेंट आ गए ना, अगर मैं इसको डिपेंडेंट ना करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक और वो है, सही है, इंटीजर डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी है, ठीक है, तो अब हम देखा जाए तो देखो ये वाले जो टास्क है ये अलग परफॉर्म हो सकता है और ये वाला जो टास्क है ये अलग परफॉर्म हो सकता है, तो मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसमें यही बोला हुआ है कि भाई आपकी जो मतलब कि इंस्ट्रक्शन दो ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और मतलब कि वो अलग अलग कोर्स पर होनी चाहिए, हो सकती है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है, टास्क असाइन टू द थ्रेड और प्रोसेस, ठीक है, द टास्क असाइन टू द थ्रेड और प्रोसेस, अगर किसी भी आप कोई भी टास्क असाइन कर रहे हो दानिश प्रोसेसर को या दानिश थ्रेड। हाँ अरे यार अटेंड ही बनाते सबको, कोई ना कोई किसी ना किसी को जो है ना बार बार निकाले जा रहा है। अरे यार तुम लोग ये कर लो पहले। भाई निकालो नहीं यार, कोई भी यार, निकालो मत। दानिश बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, छोड़ यार। वाह वाह हो गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या होता है कि भाई आप किसी कोई भी टास्क असाइन करो थ्रेड को या प्रोसेस को, तो ये आपकी शेड्यूलिंग हो गई। मैपिंग क्या हो गई, मैपिंग थ्रेड और प्रोसेस रनिंग ऑन अ डिफरेंट कोड, ठीक है। मैपिंग जो है मतलब कि ये बताती है कि कौन सा थ्रेड या कौन सा प्रोसेस जो है आपने कौन सी कोर्स को रन कोर पे रन किया हुआ था, असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर और थ्रेड ऑन टू द फिजिकल यूनिट प्रोसेसर और कोड, ठीक है, मतलब कि वही बता रहा है कि कौन सी कोर पे आपने कौन सा प्रोसेस या कौन सा थ्रेड आपने रन किया, तो ये आपकी मैपिंग होती है। मल्टी कोर का मतलब हमें सबको पता है, मल्टी कोर का मतलब क्या है, जैसे कि आजकल कोर i7, कोर i9, कोर i5, इस तरह के जो भी है सारे मल्टी कोर प्रोसेसर है। अब तक का जो लेटेस्ट है वो आई एट यूज़ हुआ है, कोर i9, ठीक है, ये ऐसे बताया अब इसने, कोई वो नहीं है इतना खास, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रैनुलरिटी, द साइज ऑफ टास्क, ठीक है। ग्रैनुलरिटी क्या होती है कि भाई आप जो है टास्क को किस तरीके से अलग अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक 50 लाइन का कोड है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो है आप उसको डिफरेंट प्रोसेसर्स को साइन करते हैं, तो वो किस तरह करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो साइज, अब साइज का मतलब ये नहीं कि आपने 20 इंस्ट्रक्शन एक को दे दी, 20 इंस्ट्रक्शन एक को दे दी और 10 इंस्ट्रक्शन एक को दे दी, इसका मतलब ये है कि साइज मतलब कि अगर उस 10 इंस्ट्रक्शंस के अंदर 20 इंस्ट्रक्शन तक का वेट है, तो वो 10 इंस्ट्रक्शन जो है आपके एक प्रोसेसर को साइन देंगे, मतलब कि साइज के हिसाब से जो है वो होगा साइन। ये नहीं होगा कि नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से साइन होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर लूप हमें देखा जाए तो लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या होती है, एन होती है, ठीक है, मतलब कि जहाँ तक कि वो चलेगा। और जो सिंगल इंस्ट्रक्शन की वो होती है वो 1 होती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है। तो इस तरीके से देख के वो जो है ग्रैनुलरिटी असाइन होती है, मतलब कि ऑन द साइज ऑफ टास्क, ठीक है। पोटेंशियल पैरेललिज्म क्या है भाई, एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एप्लीकेशन एल्गोरिथम एंड इन्फ्लुएंस हाउ एन एप्लीकेशन कैन बी स्प्लिट इनटू, वही बताया हुआ है कि भाई टेल अस हाउ योर एप्लीकेशन विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट टास्क एंड आल्सो द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन ईच टास्क, के भाई एक टास्क में कितनी एप्लीकेशन होंगी, ये मतलब कि पोटेंशियल पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि पैरेललिज्म करते वक्त जो चीज़ें देखी जाएंगी कि भाई साइज क्या होगा और कौन सी चीज़ किसको असाइन की जाएगी, और ऑल्सो रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए। अब आ जाओ शेयर्ड मेमोरी मशीन। शेयर्ड मेमोरी मशीन का मतलब क्या है, शेयर्ड मेमोरी मशीन का मतलब ये है कि कोई भी मल्टीपल जो कोर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल जो कोर्स हैं वो क्या कर रही होती हैं, एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रही होती हैं। जैसे कि आप अभी देखो अपना आप जो भी लैपटॉप आ रहे हैं, जैसे कोर i5 या कोर i7, और उसके अंदर 7 कोर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल कोर 7 कोर्स हैं, लेकिन आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो एक ही है, ठीक है, तो वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं 7 की 7 कोर्स, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, फॉर शेयर्ड मेमोरी मशीन, अ ग्लोबल मेमोरी मशीन दैट स्टोर एन एप्लीकेशन एंड कैन बी एक्सेस बाय ऑल प्रोसेसर, ठीक है। ऑल प्रोसेसर का मतलब क्या है कि ऑल कोर्स, ठीक है, आगे लिखा हुआ ऑल कोर्स ऑफ द हार्डवेयर सिस्टम, ऑफन द टर्म थ्रेड इज कनेक्टेड विद द शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। और जैसा हमें पता है कि भाई थ्रेड का जो वर्ड है वो हमें शेयर्ड मेमोरी से ही लिंक करता है, थ्रेड जो है वो जो मल्टीपल थ्रेड होते हैं वो शेयर्ड मेमोरी के ऊपर रन करते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन थ्रेड इज डन बाय शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब जो थ्रेड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, वो जो है मतलब कि दो प्रोसेस के दरमियान अगर कोई कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, मतलब कि कोई वैल्यू, बातचीत का मतलब ये कि कोई वैल्यू पहुंचा रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होती है, थ्रू शेयर्ड वेरिएबल्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। द करेक्ट बिहेवियर ऑफ द एंटायर प्रोग्राम हैज टू बी अचीव बाय सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्रेड्स सो दैट द एक्सेस टू शेयर्ड डेटा इज कोऑर्डिनेट, दैट इज द थ्रेड रीड अ डेटा एलिमेंट नॉट बिफोर द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब वही बात बताइए, जैसे कि अगर कोई बंदा एक थ्रेड के अंदर काम कर रहा है पहले से ही,
ठीक है, तो दूसरी कोई जो चीज़ है, मतलब दूसरा जो कोई रीडर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक अकाउंट में जाएं, तो अपने आप बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे होते हो तो उस टाइम तक आप जो है एटीएम से अपने रीड भी नहीं कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, थ्रेड जो है बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपके जो शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं ना उनको सिक्योर कर रहे होते हैं कि मतलब कि उससे इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है, वही बताया हुआ ग्लोबल मेमोरी विच स्टोर ऑल डेटा ऑफ डिफरेंट फॉर्म आल्सो कॉल्ड शेयर्ड मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस, वो इसको ऊपर वाली बात बताई हुई। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन देयर एग्जिस्ट अ प्राइवेट मेमोरी फॉर ईच प्रोसेसर विच कैन ओनली बी एक्सेस बाय दिस प्रोसेसर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन क्या होती है कि भाई एक तो आपकी हो गई शेयर्ड मेमोरी मशीन। शेयर्ड मेमोरी मशीन का मतलब क्या है कि हर प्रोसेसर हर कोर जो है वो उस मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि कोर्स के साथ जो अपनी मेमोरी लगी हुई होती है ना, जिसको सिर्फ वो कोर ही मतलब यूज कर सकती है, कोई दूसरी कोई यूज नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन विच कैन ओनली बी एक्सेस बाय दिस प्रोसेसर एंड नो सिंक्रोनाइजेशन फॉर द मेमोरी इज नेडेड। ठीक है, मतलब कि कोई और उसको नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इज डन बाय सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर विया इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ठीक है, अब देखो, अब लेकिन हमें अगर एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोसीजर चाहिए होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक प्रोसेसर उसकी अपनी मशीन है, अपनी मशीन बोल रहा हूँ, अपनी मेमोरी है। ठीक है, अगर उसमें से किसी दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी में डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या करता है कि दो कोर्स की मेमोरीज का डेटा ट्रांसफर करता है, जो सिर्फ वही डेटा ट्रांसफर करता है जो वो करवाना चाहे। ठीक है, बैरियर ऑपरेटर क्या करता है भाई, all processor or thread have to wait at a barrier synchronization point until other processor or thread have also reached that point। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अब आपने एक प्रोग्राम लिखा जो कि 100 या 100+ लाइन्स का था, उसके तरीके अगर आपने भाई 4 प्रोसेसर्स को अलाउड कर दिया, भाई 4 प्रोसेसर्स को करेंगे। अब 4 प्रोसेसर कर रहे हैं तो भाई कोई ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेसर जल्दी कर ले, कोई प्रोसेसर देर में कर ले। ठीक है, तो लेकिन आपको वो चाहिए काम एक ही टाइम पे, तो वो जो बैरियर है ना, काम परफॉर्म हो, जैसे कि अगर प्रोसेसर 1 ने काम अपना पहले परफॉर्म कर लिया तो वो आगे रुक जाएगा जब तक प्रोसेसर 2 का काम परफॉर्म ना कर ले, प्रोसेसर 3 और प्रोसेसर 4। इसी तरीके से जब चारों का प्रोसेसर काम अपने परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद मतलब कि उस टाइम तक जो वो वेट करेंगे ना उसको बैरियर ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ऑल प्रोसेसर और थ्रेड हैव टू वेट एट अ बैरियर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट अंटिल ऑल अदर प्रोसेसर और थ्रेड हैव आल्सो रीच दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है कि जब सारे के सारे का काम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मतलब ये होता है बैरियर ऑप्शन। उसके बाद क्या है, पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम। पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब वही है कि भाई टाइम निकाला जाएगा और कि मतलब कि कितना टाइम में वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टाइम फॉर कंप्यूटेशन ऑन अ प्रोसेसर और कोर एंड टाइम टू डेटा एक्सचेंज। ठीक है, मतलब कि क्या है भाई, जो टोटल टाइम होगा ना पैरेलल एग्जीक्यूशन का वो सब कुछ मिला के निकाला जाएगा। द पैरेलल टाइम शुड बी स्मॉलर देन सीक्वेंशियल प्रोग्राम। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपका सीक्वेंशियल से अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है पैरेलल में तो फिर तो पैरेललिज्म करने का हमारा मकसद ही फौत हो गया। तो इसलिए क्या होता है भाई, पैरेलल के को जो टाइम है वो कम होना चाहिए। अच्छा, आइडियल टाइम क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेसर। आइडियल टाइम किसको कहते हैं, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेसर इन विच अ प्रोसेसर कैन नॉट डू एनीथिंग यूजफुल बट वेट फॉर एन इवेंट टू हैपन। ठीक है, आइडियल टाइम वो होता है कि भाई जैसे कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा कि भाई इनपुट करो नंबर, लेकिन यूजर से इनपुट लेना। अब जब तक यूजर इनपुट नहीं करा ना कोई नंबर, तो उस टाइम तक क्या करेगा भाई, वो जो है इवेंट हैपन होने से रुका रहेगा। तो उस टाइम पे अगर प्रोसेसर रोका तो वो आइडियल टाइम कहलाता है। मिसाल के तौर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा कि भाई यार 2 नंबर का एडिशन कराओ लेकिन इनपुट यूजर से लेना, लेकिन यूजर अब जब तक मैं प्रेस नहीं करूंगा तो उस टाइम तक वो इवेंट हैपन होने के लिए वेट करता रहेगा मेरा, कि भाई मैं अगर कोई वर्ड प्रेस करूँ, मतलब कोई नंबर प्रेस करूंगा तो भी वो प्लस करेगा। तो उस टाइम के अंदर जो भी मतलब वो जो टाइम होता है ना, जिस टाइम तक मैं प्रेस नहीं कर रहा, वो होता है आइडियल टाइम। ठीक है, लोड बैलेंसिंग होता है व्हेन द वर्क लोड इज असाइंड इक्वल टू द प्रोसेसर। ठीक है, कोई भी आपने अगर प्रोग्राम या कोई भी आपने ऐसा कोई टास्क लिखा है तो उसको जो है वो इक्वली असाइन करेगा कोर्स और प्रोसेसर को। सुपर कंप्यूटर सबको पता है, सुपर कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सॉल्व्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम एट हाई स्पीड कंपेयर्ड विद कंटेम्प्रेरी करंट सिस्टम टिपिकली कॉस्ट 10 मिलियन मोर। सुपर कंप्यूटर वही बड़े कंप्यूटर होते हैं जो कि 10 मिलियन से ऊपर वो यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट लैब वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस हमने लैब में ही परफॉर्म किया। इस जो मतलब कि हम कोई भी मैसेज पास कर होते हैं बिटवीन कोर्स ऑफ द प्रोसेसर और बिटवीन शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, ओपन मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मुझे पता नहीं है क्या है ये। इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API फॉर शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। ठीक है, शेयर्ड अगर कोई भी शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होती है तो उसकी APIs का कुछ होता है इसमें। ठीक है, खैर इसको छोड़ो। मूर्स लॉ क्या होता है भाई, मूर्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि भाई हर 18 से 24 मंथ के अंदर जो है ना जितनी भी चिप्स होंगी ना वो डबल हो जाएंगी।
तो काफ़ी हद तक उनकी बात सही थी, तो उसको इस बात हम पढ़ते हैं, बाकी उन्होंने और कोई कारनामा अंजाम नहीं देता। मूर्स लॉ इज एन imperial observation which state that a number of transistor of a typical processor chip double every 18 to 24 months and in 2020 a typical processor chip might consist up to dozen of hundreds of cores। ठीक है, वही बात कर दी मैंने कि भाई 18-24 महीने में प्रोसेसर चिप डबल हो जाएंगी बस। एडवांसमेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर स्ट्रांगली लिंक टू मूर्स लॉ। ठीक है, जो एडवांसमेंट हो रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो है मूर्स लॉ से बहुत हद तक सेटिस्फाई करती है। क्वालिटी, एडवांसमेंट, मेमोरी, प्राइस, सब कुछ जो है ये भी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, बस ये मूर्स लॉ में बस ये बताया हुआ है कि भाई 18 से 24 महीने में। अब जैसे कि भाई अगर मैं भी कोई ऐसी प्रोडिक्शन कर दूं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू बाद में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो भाई मेरे ऊपर भी लॉ बन जाएगा। बस मूर्स लॉ ने यही करा था। जीपीयू क्या यार है, धनजी, ग्राफिक। ये लॉक शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ पर है? बस ये यहाँ से यहाँ तक खत्म, ये रहा। बस ये एंड है। बस और ये ये वही जीपीयू तो क्या है? जीपीयू बता रहा हूँ ना भाई। मूर्स लॉ ने सिर्फ एक प्रोडिक्शन की थी जिसके थ्रू जो है, बस जो उन्होंने प्रोडिक्शन की ना वो सही हो गई। बस ये है, देखो ना लिखा हुआ है which states that the number of transistors of a typically processor chip double every 18 to 24 months and in 2020 typically processor chip might consist up to dozen of hundred of cores। वही बात है ना कि बस उन्होंने एक एग्जाम्पशन की, मतलब कि उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की, मतलब कि 18 से 24 महीने में कि डबल हो जाएंगी कोर, प्रोसेसर चिप डबल हो जाएंगी, तो बस वो हो गई है, तो बस इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, जीपीयू क्या है? जो हमारा सीपीयू होता है ना, उसी तरीके से अब जीपीयू आना शुरू होगा जो कि बहुत कॉस्टली है, तो इस वजह से हम जो है उनको अपने पास यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है GPU architecture provides many hundreds of specialized processing tools that can perform computation in parallel. It is useful for machine learning, video editing। अब देखो वही बताया हुआ है कि GPU जो है ना, वर्क वही, मतलब कि सीपीयू के एडवांस वर्जन समझ लो कि भाई। लेकिन हम लोग सीपीयू में जो है अक्सर हमारे पीसी जो है वो हैंग हो जाते हैं या पैरेलल कंप्यूटिंग की वजह से कुछ भी। तो जीपीयू जो है वो एडवांस लेवल के प्रोसेसर हैं, वो जो है हैंग नहीं करते और वो सपोर्ट करते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग को। ठीक है, दैट कैन परफॉर्म कंप्यूटेशन इन पैरेलल। ठीक है, और ये कहाँ की हो रहा है? ज़्यादातर मशीन लर्निंग में हो रहा है, वीडियो एडिटिंग में हो रहा है, गेमिंग एप्लीकेशन में हो रहे हैं ज़्यादातर यूज़। ठीक है, आजकल मेरे ख्याल से मोबाइल में भी आ गए हैं जीपीयू। इफ लार्ज नंबर ऑफ कोर्स देन सिंगल एप्लीकेशन प्रोग्राम वुड बी एक्सिक्यूटेड ऑन मल्टीपल कोर्स। वही बात आई हुई है कि भाई एक ही सिंगल एप्लीकेशन को मल्टीपल कोर्स पे एग्जीक्यूट किया जाए। अच्छा, एक मिनट। पैरेलल अब बताया हुआ पैरेललिज्म इन यूनी प्रोसेसर। ठीक है, मतलब कि पैरेललिज्म मेरिकल कब कैसे आएंगे? अप्लाई। मेरिकल कब आएंगे? न्यूमेरिकल आगे जाके आएंगे, बहुत आगे न्यूमेरिकल। ठीक है, पैरेललिज्म इन यूनी प्रोसेसर, पैरेललिज्म इन यूनी शायद तुम्हारी प्रोसेसर का आवाज कट रही है। सही है। हेलो, वही कनेक्शन। कनेक्शन प्रॉब्लम मेरी तरफ से आ रहा है। हाँ, हो सकता है शायद तेरी तरफ से आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है। यार अब सही है। चलो, अच्छा भाई, पैरेललिज्म एट यूनी प्रोसेसर। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यूनी प्रोसेसर का मतलब क्या है कि एक ही कोर या एक ही प्रोसेसर के ऊपर हम लोग पैरेललिज्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोर i7 है, तो एक कोर के ऊपर हम अगर पैरेललिज्म अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 या 4 टेक्निक्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि भाई हम किस तरह से अपना पैरेललिज्म परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ सिंगल कोर और या फिर ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, तो वो क्या है? पैरेललिज्म एट बिट लेवल। बिट लेवल का मतलब क्या है? दिस डेवलपमेंट हैज बीन ड्राइवन बाय डिमांड फॉर इंप्रूवमेंट फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूरेसी एंड अ लार्जर एड्रेस स्पेस। ठीक है, मतलब कि जो हम एडर के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, एडर के थ्रू अगर हम किसी भी काम एडर के थ्रू करवा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास बिट लेवल पैरेललिज्म होता है। मतलब कि ये देखो, अगर हम जहाँ देखें तो भाई 10 अगर 10 और 3 को हम प्लस कर रहे हैं तो भाई क्या हो रहा होता है? पहले 01, फिर 11, फिर 00, फिर 11। इस तरीके के जो भी परफॉर्म होते हैं ना वो बिट लेवल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो पैरेललिज्म अगर अप्लाई हो रही होगी तो उसको हम कहेंगे पैरेललिज्म एट बिट लेवल। ठीक है, उसके बाद क्या? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या है कि हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर परफॉर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक ही वक्त में कितनी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने प्रोसेसर को, अपनी कोर को, कि वो एक साथ एग्जीक्यूट करें। अब इसके दो हैं, एक हार्डवेयर लेवल है, एक सॉफ्टवेयर लेवल है। हार्डवेयर लेवल का मतलब क्या है कि भाई हार्डवेयर खुद ब खुद करे, और सॉफ्टवेयर लेवल का मतलब ये है कि भाई हम जब टास्क लिख रहे हो तो हम खुद असाइन करें कि भाई आपको स्कोर पे अप्लाई होना, आपको स्कोर पे अप्लाई होना है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है प्रोसेसर डिसाइड एट रन टाइम विच एग्जीक्यूट इन पैरेलल। ठीक है, प्रोसेसर खुद बताएगा कि भाई इसको कौन सी रन हो रहा है। और स्टैटिक जो है कंप्यूटर विच इंस्ट्रक्शन, मतलब कि
विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, मतलब कि हम लोग जो उसको हम लोग बोलेंगे भाई आपको पैरेलल में परफॉर्म होना है, तो जो अगर हम खुद कोड से लिखेंगे तो वो स्टैटिक है, और जो प्रोसेसर खुद करेगा वो डायनामिक है। ठीक है, अब डेटा पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि डेटा दानिश दानिश हाँ दानिश सिर्फ पैरेललिज्म बताना एक बार, सिर्फ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म स्टार्ट में बता दूंगा। पैरेललिज्म मतलब ये है कि भाई बहुत सारे, अगर कोई भी हमारे पास एक टास्क है और उसको हम पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है आगे। ठीक है, डेटा पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि भाई पैरेललिज्म अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर इन पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, पैरेललिज्म अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर इन पैरेलल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल अक्रॉस डिफरेंट नोड्स। ठीक है यार, इसका मुझे सही से पता नहीं है तो मैं दानिश, हाँ दानिश ये अभी तुमने ऊपर वाला बताया ना, इसमें हाँ हार्डवेयर वाले में ये होगा कि जो है ना कोर करेगा डिसाइड, और सॉफ्टवेयर वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, डायनेमिक वही ना, डायनेमिक का तो वही कोर खुद करेगा, प्रोसेसर डिसाइड करेगा, और जो स्टैटिक है वो कोर डिसाइड करेगा। चलो ठीक है। अच्छा, डेटा पैरेललिज्म का यार मुझे पता नहीं है सही से, इसके अंदर डेटा डिस्ट्रीब्यूट इन पैरेलल अक्रॉस डिफरेंट नोड। ठीक है, मतलब इसके अंदर मेरे ख्याल से डेटा जो हम लोग सेव कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, तो वो पैरेलल में जाके सेव होता है, इसका मुझे सही से पता नहीं है। तो उसको जोड़ते हैं पैरेललिज्म बाय पाइपलाइनिंग का, पाइपलाइनिंग बाय भाई। पैरेललिज्म बाय पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी मतलब कि जो टास्क है वो पाइपलाइन के थ्रू मतलब हो रहा होता है ना, पाइपलाइन का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है फैच डिकोड एग्जीक्यूट राइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, एन आइडिया ऑफ पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शन लेवल इज ओवरलैपिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल इन partitioned into, क्या लिखा हुआ मैंने, the execution of each instruction is partitioned into several steps which are performed by dedicated hardware using pipeline instruction। भाई ये बताया हुआ कि अगर एक फैच हो रही होगी, ठीक है, तो दूसरी एग्जीक्यूट हो रही होगी, तीसरी दूसरी डिकोड हो रही होगी, तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है, और चौथी जो है वो राइट बैक हो रही होगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन 1 है वो फैच हो रही है, और दूसरी जब जैसे ही दूसरी डिकोड पे जाएगी तो इंस्ट्रक्शन 2 उस टाइम पे फैच हो जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 1 जब उस पर जाएगी एग्जीक्यूट पे, तो इंस्ट्रक्शन 3 फैच हो जाएगी, और इंस्ट्रक्शन 2 डिकोड पे चली जाएगी। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन 1 अगर राइट पे जाएगी तो इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रही होगी, और इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो डिकोड हो रही होगी, और इंस्ट्रक्शन 4 जो है फैच हो रही होगी। बस ये बताया हुआ है कि भाई मल्टीपल, अगर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन फ्लो जो है वो इस तरीके से काम कर रहा था कि मतलब कि अगर एक इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है तो दूसरी डिकोड हो रही है, और तीसरी एग्जीक्यूट हो रही है, और चौथी जो है वो राइट हो रही है। ठीक है, आईपीएल प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन लेवल parallelism, instruction level parallelism processor which use pipelining to execute instruction are called ILP processor instruction level parallelism। इन द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑल पाइपलाइन स्टेजेस वर्क इन पैरेलल। ठीक है, अगर हमारे पास डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होगी, जो कि मैंने पहले बताया डिपेंडेंसी क्या होती है, इन द एब्सेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑल पाइपलाइन वर्क स्टेज इन पैरेलल। सही है, तो बस डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तो हमारे जो जितने भी टास्क वगैरह हैं वो सब पैरेलल में परफॉर्म हो जाएंगे। टिपिकल नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस लाई बिटवीन 2 to 26 स्टेजेस। प्रोसेसर विद अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस आर समटाइम कॉल्ड सुपर पाइपलाइन। ठीक है, अगर ये हम देखें, अगर ये बहुत सारे नंबर ऑफ पाइपलाइंस के थ्रू काम कर पाइपलाइन बन जाए, पाइपलाइन स्टेजेस हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको सुपर पाइपलाइन कहेंगे। ठीक है, पैरेललिज्म बाय मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फंक्शनल यूनिट मैनी प्रोसेसर आर मल्टीपल issue processor, they are multiple independent function unit are like ALU, FPUs, load. These unit can work in parallel, that is different independent instruction can be executed in parallel by different functional unit। ठीक है, thus increasing the average execution rate of instruction। these unit can work in parallel, that is different independent, सही, different independent instructions जो होंगी ना वो can be executed in parallel। different independent मतलब कि वही independent इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है पैरेलल में ऑन बाय डिफरेंट फंक्शनल यूनिट, ऑन डिफरेंट बाय मतलब कि दूसरे दूसरे फंक्शन यूनिट के थ्रू, थस डिफरेंट, थस इंक्रीजिंग द एवरेज एग्जीक्यूशन रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा कि एवरेज एग्जीक्यूशन रेट जो है ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीपल इशू प्रोसेसर कैन आइदर बी सुपर स्केलर और ये वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड और। ठीक है, सुपर स्केलर प्रोसेसर इसका है मुझे सही से पता नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। Drawback of previous three techniques. These techniques are described as for assume a single sequential control flow which is provided by sequential programming larger compiler which determine the execution order if there are dependency between instructions। इसका मतलब वही, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक ये हो सकते हैं कि भाई अगर डिपेंडेंसी मौजूद है
किसी भी दो इंस्ट्रक्शन के दरमियान, तो हम उसको जो है सीक्वेंशियली हमें अप्लाई करना पड़ेगा, पैरेलल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और सीक्वेंशियल अप्लाई करेंगे तो वही हमें वेट करना पड़ेगा, तो वो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसर चिप अकॉर्डिंग टू मूज लॉ, ठीक है। लेकिन हमारे पास वही प्रोसेसर तो हमारे पास मतलब वेट स्टेट में चला जाएगा ना, मूज लॉ के थ्रू बहुत सारे प्रोसेसर होंगे जो कि हमारे पास वेट स्टेट में होंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी मौजूद होगी। जब तक डिपेंडेंसी ओवरकम नहीं होगी तो हमारे प्रोसेसर जो है वो वेट करते रहेंगे, ठीक है। दिस कैन बी यूज इन इंटीग्रेट लार्ज कैशे ऑन द चिप, बट द कैशे साइज कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टली इंक्रीज आइदर एज लार्ज कैशे, सही है। अब कैशे का बताया हुआ इसके अंदर कि भाई कैशे जो है, कैशे का साइज हम जो है सबसे मतलब ज़्यादा बड़ा जैसे अगर ज़्यादा बड़ा देंगे तो वहाँ पर जो कैशे जो फास्ट होती है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमने पता है ये बात कि जितनी बड़ी मेमोरी होती है वो उतनी ज़्यादा स्लो होती है, तो कैशे को जो हम चाहते हैं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अनुराज के में उसके बाद नीचे parallelism at processor or thread level, an alternate approach to use an increasing number of transistors on a chip to put multiple independent processor cores onto a single processor chip, ठीक है। एक ही चिप के ऊपर अगर मल्टीपल प्रोसेसर रन कर रहे हैं तो वही एन ऑल्टरनेट अप्रोच, ये एक और अप्रोच है, ठीक है। तो उसके ट्रांजिस्टर और इंडिपेंडेंट प्रोसेसर मतलब कि इंडिपेंडेंटली हम किसी भी प्रोसेसर के डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर कोई भी परफॉर्म या कोई भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करवाएं। दिस अप्रोच हैज बीन यूज्ड फॉर टिपिकल डेस्कटॉप प्रोसेसर सिंस 2005, ये जो मतलब ये कोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट आया है वो 2005 से आया है, ठीक है। ईच ऑफ कोर मल्टीपल प्रोसेसर कैन बी ऑब्टेन अ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल दैट इज पैरेलल प्रोग्रामिंग, मतलब कि हर कोर जो है वो अपने हिसाब से मतलब कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही होती है, उसी को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग टेक्निक भी यूज कह सकते हैं। द कोर ऑफ प्रोसेसर चिप एक्सेस द सेम मेमोरी, ठीक है। वही बात जो सबसे पहले मैंने बताई थी कि भाई जो डिफरेंट कोर होती हैं वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रही होती हैं, तो वही बताया, ठीक है। फ्लिंस टेक्सोनॉमी, फ्लिंस टेक्सोनॉमी भाई क्या होता है? फ्लिंस टेक्सोनॉमी के अंदर जो है हमारे पास बताया वो ये होता है कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम होती है। A parallel computer can be categorized as a collection of processing elements that can communicate and cooperate to solve large number of problems fast, ये large number of problem फास्टली सॉल्व करने के लिए हमें फ्लिंस टेक्सोनॉमी बताई गई है। The taxonomy characterizes parallel computing according to the global control and resulting data control flow, वही बताया सारा कुछ। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होते हैं भाई? अ सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू कंट्रोल यूनिट, मतलब कि इंस्ट्रक्शन कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई हो मेमोरी मतलब कि मेमोरी से कंट्रोल यूनिट का, तो उसको इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहते हैं। डेटा स्ट्रीम क्या होता है कि कैन ऑपरेट एट अ टाइम, डेटा स्ट्रीम जो है वो डेटा स्ट्रीम मतलब कि क्या है कि कोई भी डेटा हो, सही है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डेटा के ऊपर ही परफॉर्म की जाती है। अब इसकी चार टाइप्स होती है, SISD, SIMD, MISD और MIMD। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का मतलब क्या है कि भाई एक ही डेटा के ऊपर कोई भी एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसको हम सिंगल डेटा कहते हैं, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा कहते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट है और प्रोसेसर और मेमोरी, ठीक है। अरे आवाज आ रही है? खदाने शारी कहाँ तक सुन जाता या सुन लो ना पूरा स्टार्ट? ये तुम बता रहे थे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। चलो ठीक भाई, आवाज आ रही है? हेलो। SISD में क्या होता है कि भाई सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब एक ही सेक्शन होती है और एक ही डेटा के ऊपर अगर परफॉर्म हो रही है तो उसको हम SISD कहते हैं, तस्वीर बड़ी कर। ठीक है, ठीक यार है। दानी सिंगल इसकी एग्जांपल तो बताओ, को जो जो मिस ने क्विज में दी थी, ऐसी कोई भाई रियल एग्जांपल बताओ। इसके अंदर हमें एग्जांपल दी हुई थी फंक्शनल कंप्यूटर का, उसने कहा होता है इसका नीचे लिखा हुआ है, मैं लिखा है फंक्शनल कंप्यूटर एग्जांपल ऑफ, फंक्शनल कंप्यूटर मतलब बस ये काम होता है फंक्शनल कंप्यूटर में। कन्वेंशनल पीसीज जो होते हैं वो होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। कन्वेंशनल पीसी जो होती है वो एग्जांपल है इसका, बस यही मुझे पता है, इसका नहीं पता, ठीक है। मतलब कि सही है कोई, सही है सही। ठीक है। उसके बाद SIMD का मतलब क्या होता है कि भाई सिंगल सेक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट, मतलब कि सिंगल कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि मल्टीपल डेटा पे अप्लाई हो रही है ना, तो उसको हम सिंगल सेक्शन मल्टीपल डेटा कहते हैं। मतलब कि एक ही काम हो रहा है, एक ही काम आपने करने को दिया और वो क्या हो रहा है, मल्टीपल डेटा पे अप्लाई हो रहा है और मल्टीपल प्रोसेसर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब एक कंट्रोल यूनिट है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और जो कि मल्टीपल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक ही है, इंस्ट्रक्शन एक है, मल्टीपल मतलब डेटा बहुत सारा है, तो उसको हम SIMD कहते हैं। MIS और ये इसकी दूसरी मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन कंट्रोल का मतलब क्या, एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा
परफॉर्म कर रहा है, मतलब मल्टीपल डेटा पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। MISD दानिश ऊपर कर 1 मिनट। हाँ बोलो। ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ, ये जो तूने SIMD के बाद दोनों बताया था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल सिंगल डेटा सिंगल और इंस्ट्रक्शन है। हाँ SISD हाँ, SISD सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो इसकी एग्जांपल किसने बताई थी? कोई कोई रियल एग्जांपल एग्जाम्पल इसकी ये लिखी लिखे है स्लाइड मल्टी में? ये लिखा हुआ है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स एल्गोरिथम टू जनरेट रियलिस्टिक एग्जाम्पल। अब जैसे कि हम वीडियो बना रहे थे, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि भाई एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही होती है, मतलब कि एक ही और लेकिन मल्टीपल डेटा के ऊपर। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो भाई उसको पता है कि भाई इसको पिक्चर जो पिक्सल्स हैं वो कैप्चर करने हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन एक ही है, पिक्चर करने, लेकिन क्या हो रहा होता है, डेटा डिफरेंट हो रहा होता है। मतलब कि पहले मैं अगर अपनी बना रहा हूँ फिर उसके बाद दूसरी बना रहा हूँ तो उसमें डेटा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन काम एक ही परफॉर्म हो रहा है। मतलब इंस्ट्रक्शन एक ही है कि भाई आपको जो पिक्सल्स हैं वो कैप्चर करने हैं। समझ में आ गई? एसेट एसेट सही है। अब उसके बाद MISD की कोई ऐसा सच रियल एग्जांपल नहीं है। इसने बताया कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और ये एक ही डेटा परफॉर्म हो रही है, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट कैन बी, ये वही बताया कि भाई मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो और सिंगल डेटा पे, इसकी कोई रियल एग्जांपल नहीं है। ये हो जाएगा, ठीक है। MIMD के ऊपर ज़्यादातर काम हो रहा था। MIMD क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। ये इसकी जो है वो डायग्राम है, ये डायग्राम मेरे ख्याल से इसकी है, MISD की है, ठीक है। खैर MIMD जो है मतलब मल्टीपल सेशन मल्टीपल डेटा पे हो रही होती है। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट कैन यूज सेपरेट सेशन एंड डेटा अगेंस्ट टू शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मेमोरी इन ईच स्टेप। ईच प्रोसेसिंग element loads a separate section and a separate data element applies on the section to the multiple। वही बताया है भाई, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कंप्यूटर जो आपकी जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, यही होती है MIMD की एग्जांपल, ठीक है। मेजरिंग परफॉर्मेंस फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग देन दैट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑपरेशन एज कैटेगराइज्ड। इसका यार ये पता नहीं क्या था, ये सही है, क्लास मैंने ली नहीं थी, मैं लेट पढ़ा था, पता नहीं क्या था, ठीक है। तो अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है? नियरली ऑल जनरल पर्पस कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन MMO मॉडल, ठीक है। बताया भाई कि भाई सारे ज़्यादातर जो है वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर के उसको बनाता है। टू एस्पेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश, द फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द व्यू ऑफ प्रोग्रामर होता है। इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स से उसको देख सकते हैं, एक तो फिजिकल मेमोरी जो कि सबको नजर आ रही थी, और दूसरी क्या, प्रोग्रामर्स की, जो प्रोग्रामर्स के लिए होती है। फॉर द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर विद फिजिकल शेयर्ड मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्रोसेसर, ठीक है। फॉर द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सबके जो मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, वो क्या है, कंप्यूटर विद फिजिकल शेयर्ड मेमोरी, जो मतलब कि नॉर्मल होती है, मतलब कि शेयर्ड मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर, मतलब मल्टी प्रोसेसर को जो शेयर्ड मेमोरी यूज कर होते हैं। एंड द कंप्यूटर विद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और कॉल्ड मल्टी कंप्यूटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। अब मल्टी कंप्यूटर और मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है भाई? जो मेरी एक सिंगल मशीन है ना, जो सिंगल मशीन है, इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। और मल्टी कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? जो हम लैब के अंदर क्लस्टर बना रहे होते हैं ना, जो कि मैम हमारा क्लस्टर बना के देती हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक ही टास्क परफॉर्म करके जो अपलोड कर होते हैं वो मिस भी एक्सेस कर सकते हैं, हम भी एक्सेस करते हैं, तो उसको मल्टी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है। और क्या दूसरा क्या है? इन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग अ वर्चुअल शेयर्ड मेमोरी ऑन टॉप ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, जो कि मिस्टर बताया था कि भाई कि सिंगल लैपटॉप को भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल टास्क, मतलब कि उसको भी हम क्लस्टर बना सकते हैं। तो वही बात हो रही है इन हाइब्रिड, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग अ वर्चुअली शेयर्ड मेमोरी। वर्चुअली का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम मतलब कि हमने खुद से बनाई हुई हो, एज्यूम की हुई हो, जो कि उसके जो कि रियल लाइफ में कोई एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। फॉर द प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्यूटर विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड एड्रेस स्पेसिस एंड द कंप्यूटर विद अ शेयर्ड एड्रेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एड्रेस एंड द कंप्यूटर विद शेयर्ड एड्रेस, इसका यार पता नहीं क्या है, इतना खास नहीं है ये थ्योरी, ज़्यादा ही ऐसे ही। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन में क्या होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन में कंप्यूटर विद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन, ठीक है। जिनकी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है ना, वो होते हैं, क्या होते हैं वो? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मशीन होते हैं, जिसके अंदर फिजिकली हो, वर्चुअली ना हो, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई है मेमोरी। दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट कॉल्ड नोड्स, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं वो नोड्स कहते हैं। एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क व्हिच कनेक्ट्स द नोड, ठीक है। मतलब कि जो नोड्स के ऊपर जो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, उसके दरमियान में अगर हमें कोई भी इंटरकनेक्शन, मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो वो हम किसके थ्रू करवाते हैं? इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू, ठीक है।
एंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा, कोई भी कम्युनिकेशन का मतलब वही है ट्रांसफर ऑफ डेटा, कि डेटा ट्रांसफर करवा रहा हूँ। नोड इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है, नोड जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट, जैसे कि कोर होता है ना, इसी तरीके से इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोसेसर, वही बात आई प्रोसेसर ऑफ प्रोसेसर, लोकल मेमोरी एंड समटाइम्स पेरिफेरल periphery elements, program data is stored in the local memory of one or several node, ठीक है, बताया हुआ प्रोग्राम जो है, जो डेटा होता है वो लोकल मेमोरी में भी सेव हो सकता है या फिर डिफरेंट नोड्स में भी सेव हो सकता है। ऑल लोकल मेमोरी इज प्राइवेट एंड ओनली द लोकल प्रोसेसर कैन एक्सेस द लोकल मेमोरी डायरेक्टली, ठीक है। लोकल मेमोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी नोड्स की से डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है अगर हमें उस पर्टिकुलर नोड की मेमोरी को किसी के एलिमेंट को किसी दूसरे नोड की मेमोरी में भेजना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शेयर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर उसके लिए हम वी इंटर कनेक्शन नेटवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यही बात होगा। अब डीएमएम क्या होता है भाई, डीएमएम का मतलब क्या, डीएमएम का बेसिक पर्पस क्या है, डीकपलिंग और डीएमएम एंड राउटर। डीएमएम ये है कि भाई आपको हर काम आपका प्रोसेसर ना करे, डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हो जाए, मतलब कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो है, डीएमए कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करे, मतलब तो प्रोसेसर को जो है स्किप करके डायरेक्ट एक्सेस करें। मतलब कि अभी हम क्या, मतलब कि नॉर्मली अगर हम सोचें तो क्या हो रहा होता है कि हम कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होता है तो वो भाई पहले प्रोसेसर के पास जाता है, फिर उसके बाद वो मेमोरी में जाता है, फिर मतलब कि प्रोसेसर के बाद जाता है, फिर वो जो है किसी भी यूनिट के पास जाता है जो जिस यूनिट का वो काम होता है, फिर उसके बाद जो अगर उसको मेमोरी चाहिए तो मतलब मेमोरी से कोई डेटा लाना तो वो मेमोरी से डेटा लेके आता है, फिर काम होता है। मतलब कि प्रोसेसर के ऊपर लोड ज़्यादा होता है और हमें पता है कि प्रोसेसर का जो काम है वो बहुत सारा होता है, तो क्या हो रहा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कंट्रोलर में क्या होता है कि भाई उसको जो है प्रोसेसर जो है डीएमए कंट्रोलर को एक्सेस देता है मेमोरी का, कि भाई एक दफ़ा उसको जो है वो स्टार्ट और एक दफ़ा वो उसको रिसीव का ऑप्शन, मतलब कि एग्जीक्यूट और सेंड का ऑप्शन वो होता है। उसके बाद जो है वो डीएमए कंट्रोलर जो है वो खुद डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इसी के अंदर देखो देखो क्या लिखा है, डीएमए controller at each node can decouple the execution of instruction operation from the processor operation to control the data ट्रांसफर बिटवीन लोकल मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है, मतलब ये एक्सेस मिल जाता है उसको लोकल मेमोरी के और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के दरमियान विदाउट यूजिंग प्रोसेसर। यहाँ पे लिखा विदाउट यूजिंग मतलब प्रोसेसर को वो स्किप कर जाता है। दिस इनेबल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम और टू द लोकल मेमोरी विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोसेसर, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रोसेसर मतलब क्या है, प्रोसेसर के उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अलाउ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, अब प्रोसेसर कैन कम्युनिकेट सेंड ऑपरेशन, सिर्फ प्रोसेसर क्या करता है, सेंड ऑपरेशन एक भेजता है और एक रिसीव ऑपरेशन भेजता है। सेंड ऑपरेशन भेजने का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को कि भाई तुम्हें काम परफॉर्म करना है तुम काम परफॉर्म करो, मैं अपने दूसरा काम परफॉर्म कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है रिसीव ऑपरेशन का परफॉर्म करता है कि भाई जब डीएमए कंट्रोलर अपना पूरा टास्क परफॉर्म करने के बाद उसको जो है सेव करवाना होता है, जो मतलब कि एग्जीक्यूट मतलब कुछ आखिर मतलब कि जो जितने भी बीच के सारे काम होते हैं ना वो सारे काम डीएमए अपने पास से कर लेता है। उसके बाद जब फाइनल स्टेज आती है ना तो वो बोलता है कि भाई अब रिसीव ऑपरेशन प्रोसेसर को देता है, भाई रिसीव ऑपरेशन लो और जो भी उसके ऊपर काम परफॉर्म किया ना मैं उसको तुम जो है सेव करवा दो या कुछ भी करा दो, ठीक है। एंड कॉपीड फ्रॉम द सिस्टम लोकेशन जो स्पेसिफाइड रिसीव बफर, ठीक है, रिसीव बफर में जो भी उसके बाद आया हुआ होता है उसको क्या करता है वो सेव करवा देता है जो भी करना होता है। DMM constitution क्या होता है, टेक्निकली DMM constitution are quite easy to assemble since standard desktop size are used can be used as nodes. The programming of DMM required a careful data layout since each processor can directly access only its local data, ठीक है। वही बताया हुआ है कि भाई ईच प्रोसेसर जो है वो अपनी लोकल मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और किसी को अगर इसको एक्सेस करना होगा तो उसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क या विया मैसेज पासिंग के थ्रू करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नॉन लोकल डेटा मस्ट बी एक्सेस विया मैसेज पासिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेंड डेटा रिसीव, मतलब वही बताया हुआ जो मैंने जो पर सारा डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब आया कंप्यूटर विद शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर विद शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंप्यूटर विद फिजिकल शेयर्ड मेमोरी आर आल्सो कॉल्ड शेयर्ड मेमोरी मशीन्स। द शेयर्ड मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड अ ग्लोबल मेमोरी। जो कोर जितनी भी कोर्स अगर एक किसी मेमोरी को एक्सेस कर रही हैं तो उसको शेयर्ड मेमोरी कहते हैं, शेयर्ड मेमोरी मशीन। शेयर्ड मेमोरी मशीन कंसिस्ट ऑफ अ लो नंबर ऑफ प्रोसेसर और कोर्स, अ शेयर्ड फिजिकल मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क टू कैरी द प्रोसेसर, ठीक है। ये वही सारी ऊपर बातें जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको सिप करके नीचे आते हैं, यही सारी वही बातें प्रोसेसर है क्या यूज है, ठीक है। अब आ जाओ कैशे पे। कैशे क्या होती है, कैशे स्मॉल बट फास्ट मेमोरी बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान जो मतलब कि प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, मेन मेमोरी हमारी बहुत स्लो होती है, तो इन दोनों की स्पीड को ओवरकम मतलब कि इन दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए हमने कैशे यूज़ करते हैं, ठीक है। कैशे कैन बी यूज टू स्टोर डेटा। कैशे जो हमारे पास वो टेम्परेरी स्टोरेज टेम्परेरी स्टोर कर रही होती है, ठीक है। और कैशे भी हमारे पास दो तरह की होती है कि भाई एक जो है कोर की अपनी होती है और एक जो है शेयर्ड होती है कि मतलब सब उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये सारा वो बताया हुआ ऊपर। और इसके अंदर कैसे के लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 जो फास्टर होता है, फिर लेवल 2 से स्लो होता है, फिर लेवल 3 जो उससे स्लो होता है, लेकिन ये फिर भी लेवल 3 जो बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हमारे मेन मेमोरी। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, डिले फैक्टर को हाइड करने के लिए
बाय मैपिंग ऑफ वर्चुअल प्रोसेसर फॉर ईच फिजिकल प्रोसेसर। ठीक है, कि जो डिले फैक्टर होता है उसको हाइड करने के लिए जो भी हम काम थ्रू थ्रेड परफॉर्म करते हैं उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग टू एग्जीक्यूट मल्टी थ्रेड साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल प्रोसेसर बाय स्विचिंग बिटवीन द डिफरेंट थ्रेड्स व्हेन नीडेड बाय द हार्डवेयर। सही है, वही बताया वो सारा कुछ मल्टी थ्रेडिंग का सबको पता है। थ्रेड लेवल पैरेललिज्म सबको पता है। अब बता देता हूँ, स्विच ऑन इवेंट मल्टी थ्रेडिंग इन विच द प्रोसेसर कैन स्विच टू द नेक्स्ट थ्रेड if the current thread must wait for an event to occur as can happen for कैशे मिस। ठीक है, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ समझने की, वही क्या है कि कैशे मिस और कैशे हिट। कैशे मिस और कैशे हिट का मतलब क्या है कि एक मिनट में देखिए कैशे अभी मुझे मिलना चाहिए, उस पर लेके आ दूँगा कैशे हिट और कैशे मिस का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा भाई, साइमल्टेनियसली मल्टीथ्रेडिंग भी वही है यार, सब कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम साइकिल मतलब कि अलग अलग परफॉर्म हो रहे हो तो सेम साइमल्टेनियसली अगर परफॉर्म हो रहे हो तो इंडिपेंडेंट चाहिए मल्टीथ्रेडिंग में। ईच लॉजिकल प्रोसेसर स्टोर इट्स प्रोग्राम स्टेट इन अ सेपरेट प्रोसेसर रिसोर्स। ठीक है, कोई भी मतलब कि अगर एक लॉजिकल ऑपरेशन है तो वो जो है डिफरेंट कोर्स के ऊपर होना चाहिए। प्रोसेसर स्टेट इन अ सेपरेट प्रोसेसर रिसोर्स। ठीक है, और क्या जब भी स्विच हो रहा हो when switching to the logical processor or other processor chip like cache, bus system, function and all logical processor or other resources of the processor chip like cache, bus system and function and control unit are shared by the local processor। मतलब ये logical processor की बात हो, therefore the implementation of SMD only loads on a single increase in chip size। वही बात सारी वही बात बताई मैं। SMD logical processors, SMD logical processor क्या होती है? एस एम डी जो होती है वो ये होती है कि भाई बता, वो जब स्विच कर रही होती है ना तो ओवरहेड नहीं आना चाहिए। ओवरहेड का मतलब क्या, दिस अवॉइड ओवरहेड फॉर सेविंग एंड रीस्टोरिंग प्रोसेसर स्टेट। ठीक है, रीस्टोरिंग प्रोसेसर स्टेट में जो होती है ना उसको बचा रही थी, मतलब कि कोई भी के किसी ऊपर मतलब कि कोई हेडिंग या कोई चीज़ जो ओवरलैप ना हो जाए, ये बचा रही मतलब कि इससे जो है वो कर रही होती है कि भाई कोई मतलब कि लॉजिकल एरर वगैरह ना आ जाए एस एम टी लॉजिकल प्रोसेसर की जरूरत। ठीक है, उसके बाद जो है सारी अच्छा आई आई दानिश, वो मल्टी थ्रेडिंग का सवाल क्या आया था पेपर में, वो पेपर बोल रहा हूँ क्विज में पहला वाला जो सवाल था उसमें मल्टी मिसने क्या पूछा था कि क्यों है जरूरी, ये पूछा था। मल्टी थ्रेडिंग का पूछा था, इंपॉर्टेंस पूछी थी मल्टी थ्रेडिंग की। अच्छा, हाँ, ठीक है, अब आया वाई मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मूव द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, वही बात आई कि 18 से 24 महीने में डबल हो जाएंगे। देयर आर टू मेन रीजन व्हाई द स्पीड ऑफ प्रोसेसर क्लॉक्स कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। फर्स्टली द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द चिप। चाहिए, अब उसके अंदर बताया मूव्स लॉ को, थोड़ी देर समझ लो कि मूव्स लॉ को ब्रीफ मतलब कि वो पकड़ के बताया हुआ है कि भाई अगर आप जो है ट्रांजिस्टर्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ाते जाओगे ना तो आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ों को आप दूसरी तरफ जो है उनका नुकसान होता रहेगा। जैसे कि अगर आप ट्रांजिस्टर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर्स करीब आते जाएंगे। ट्रांजिस्टर्स करीब आएंगे तो भाई आपकी जो वो है ना कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि भाई लीकेज करंट हो सकती है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, पावर डेंसिटी है, ट्रांजिस्टर डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। इस वजह से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि एक लिमिट तक ही हम कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कोर्स यूज़ करेंगे तो फिर ये सारे जो हमें फैक्टर्स हैं ये भी देखने पड़ेंगे। सेकंडली क्या है, मोर एक्सेस टाइम कुड नॉट बी रिड्यूस एट द सेम रेट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, अभी बताया हुआ है कि भाई अगर आपके पास इतने ज़्यादा टास्क ही नहीं है कि आप जो है सारी कोर्स को यूज़ करो तो फिर वही है ना कि बात होगी कि आपकी जो है उसको प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर मतलब ज़्यादा मल्टी कोर प्रोसेसर ज़्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर नहीं बना रहे, क्योंकि वो हमारे इस्तेमाल के ही नहीं। अगर बनाएंगे भी तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर डेंसिटी, पावर डेंसिटी, लीकेज करंट से शॉर्टेज ना हो जाए, पावर कंजम्पशन जो है और ये सारी चीज़ें जो है। उसके बाद क्या था, फिजिकल साइज और प्रोसेसर लिमिट था, मतलब वही बात बताएगी कि भाई हमें जो है एक लिमिट में रहकर ही काम करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा करेंगे तो जो है मसले हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट
आर्किटेक्चर, अभी आ गया आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें 3 आर्किटेक्चर हमने पढ़ा है। 3 आर्किटेक्चर में क्या फर्स्ट क्या है, हायरार्किकल आर्किटेक्चर, हायरार्किकल डिजाइन। इसके अंदर क्या होता है कि भाई 4 कोर है, मिसाल के तौर पे कोई भी 4 कोर है, तो उसके अंदर जो 2 कोर होंगे ना, L1 और L2, लेवल 1 कैशे और लेवल 2 कैशे। लेवल 1 कैशे लेवल 2 कैशे जो है वो कोर के अपने होंगे, मतलब कि उसको जो है कोर 2 एक्सेस नहीं कर सकती। लेवल 1 कैशे को लेवल 2 कैशे को कोर 2 एक्सेस नहीं कर सकती, और कोर 2 के जो लेवल 1 और लेवल 2 कैशे उसको कोर कोई दूसरा कोर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक इनका एक कॉमन कैशे होता है L3 कैशे। वो L3 कैशे जो है ये चारों कोर एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि वो बताया हुआ है कि अगर कोई भी इनको टास्क परफॉर्म करना होता है ना, कि तो जो इनकी कैशे का मतलब क्या, समझ लो एक तरीके से समझ लो बफर है, कि कोई भी अगर उनके पास कोई प्रोसेसर टास्क असाइन कर रहा होगा बार बार, तो वो जो है यहाँ पे आके सेव होते रहेंगी, तो वो वाली जो इनके जो L1 की जो कैशे है वो दूसरे कोर की कैशे एक्सेस नहीं कर सकती। और कोई ऐसा शेयर्ड वेरिएबल जो है, शेयर्ड वेरिएबल होंगे वो L3 कैशे के अंदर पड़े हुए होंगे, जिसको जो है वो सारी कोर एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। ये बताया हुआ इसके अंदर। उसके बाद जो हम पाइपलाइन डिजाइनिंग में क्या होता है कि पाइपलाइन डिजाइन कब यूज़ करते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी हमें एक ही जैसे टास्क अगर हमें मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना, कोई एक जैसे टास्क मल्टीपल टाइम परफॉर्म करने हो, मतलब कि क्या है एक जैसे टास्क, कि अगर हम देखें कि ये अगर हम जो है सीमेंट बनाने की, मिसाल हमें एग्जांपल दे दी कि अगर सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही होती है भाई, पहले पत्थर लेके आती, पत्थर होते हैं, पत्थर को क्रैश करते हैं, फिर उसमें से जो है वो फिल्टर का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद दोबारा क्रैश होते हैं, फिर फिल्टर का प्रोसेस होता है, फिर कुछ केमिकल ऐड होते हैं। तो ये देखा जाए तो क्या होता है कि भाई ये सारे के सारे काम जो है एक ही तरह के, मतलब कि एक मशीन का जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क होगा। मतलब जो पत्थर जो तोड़ रही होगी वो उसका अलग टास्क होगा, जो केमिकल जो फिल्टर कर रही होगी उसका अलग टास्क होगा। मतलब कि सीक्वेंस में चल रहा होगा ना कोई भी काम, जैसे जब तक पत्थर नहीं टूटेंगे, जब तक जो है फिर फिल्टर नहीं होगा, जब तक तो क्रैश नहीं होगा, जो भी मतलब कि एक प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा था ना। तो उसको उसके लिए अगर ऐसा कोई हमारे पास कोई भी टास्क होगा, तो उसके लिए हम पाइपलाइन डिजाइन यूज करेंगे। उसके अंदर क्या है कि हम एक कोर को एक सेवरल टास्क आसान कर देंगे, भाई तुम्हें यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, ठीक है। दूसरे को हम ये आसान कर देंगे, भाई तुम्हें यही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। मतलब कि अगर जैसे हम देखें तो पत्थर जो तोड़ रही होगी जो मशीन, तो उसको हम बोलेंगे सिर्फ तुम्हें पत्थर ही तोड़ने हैं, तुम फिल्टर का प्रोसेस नहीं करोगे, ठीक है, या तुम कोई केमिकल ऐड नहीं करोगे, तुम सिर्फ पत्थर तोड़ोगे, ठीक है। दूसरे कोर को हमने अगर बोलेगा भाई तुम अगर फिल्टर का प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम सिर्फ फिल्टर का ही प्रोसेस करोगे, तुम पत्थर नहीं तोड़ोगे, तुम कोई केमिकल ऐड नहीं करोगे। तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम होता है ना, तो वो हम जो है पाइपलाइन डिजाइन के थ्रू भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो डिफरेंट इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इनकी एक शेयर्ड कैशे ही होती है डायरेक्ट। जो जैसे कि अगर हम ऊपर देखें तो उसके अंदर क्या है कि L1 और L2 इनकी अपनी मेमोरीज थी कोर्स की, और एक L3 मेमोरी थी जो कि शेयर्ड थी। लेकिन पाइपलाइन में ये नहीं होता, पाइपलाइन के अंदर जो कोर होती है और उनकी एक ही शेयर्ड मेमोरी होती है, जिसको शेयर्ड कैशे मेमोरी होती है। अब नेटवर्क बेस में क्या होता है कि नेटवर्क बेस में क्या होता है, फॉर नेटवर्क डिजाइन द कोर ऑफ प्रोसेसर चिप एंड देयर लोकल कैशे एंड मेमोरीज आर कनेक्टेड विया। इसके अंदर क्या है, जो कनेक्टेड होते हैं ना, जो मतलब कि डिफरेंट कोर कैशे डिफरेंट कोड हैं, उनकी अपनी अपनी कैशे तो है ही है। और उसके बाद उनके बाद एक इंटर कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू जो है ये अपनी दूसरी कैशे होती है, मतलब कि अगर इनको कैशे से अपनी कैशे से दूसरी कैशे के अंदर अगर डेटा ट्रांसफर करना है, दूसरी कैशे से अपनी कैशे के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या करते हैं ये लोग इंटर कनेक्शन नेटवर्क यूज करते हैं। नेटवर्क कंट्रोल इसके अंदर क्या था, डायरेक्ट एक्सेस कर लेते थे शेयर्ड कैशे को। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये है कि इंटर कनेक्शन नेटवर्क यूज करेंगे दूसरी कैशेज को यूज करने के, दूसरी दूसरी मेमोरीज को यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है छोटी छोटी डेफिनेशन है बताया हुआ। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है भाई, यूज दानिश फॉर, दानिश यार फर्क बता दे एक बार, सही समझ नहीं आया, एक बार वो दोनों बता रहा हूँ, दोनों में फर्क बता दे तुझे। भाई इसके अंदर क्या है कि भाई डायरेक्ट एक कैशे 3 है, इसको जो है हर कोर एक्सेस कर सकती है डायरेक्टली, ठीक सही है। है। और इसके अंदर क्या है कि अगर एक कोर को दूसरे कोर की कैशे यूज करनी है ना, तो उसको इंटर कनेक्शन नेटवर्क कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। सही है। और टास्क टास्क सब अलग अलग कर रहे हैं, सर तुमने ऊपर बताया। टास्क 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 सब अलग अलग दोनों करेंगे ना, अलग अलग कर रहे हैं। सही है। टास्क टास्क तीनों अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक ही टास्क बस पाइपलाइनिंग में समझ लो कि एक ही टास्क है जो कि बार बार परफॉर्म करना है उसको, जो कि हम पहले से निश्चित कर देंगे भाई जब भी ये काम आएगा ना, तुम्हें यही काम करना है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं करोगे। इसका पाइपलाइन का सही। ड्रॉबैक ये है कि अगर एक भी कोर खराब होगी ना, मतलब कि एक भी कोर ने अगर अपना काम सही परफॉर्म नहीं किया, तो समझ लो कि अगली सारी कोर जो है वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि अगर पत्थर जब तक टूटेंगे, अगर पत्थर टूटने वाली कोर खराब हो गई, एक मिसाल के तौर पे पत्थर तोड़ने वाली कोर अगर खराब हो गई, तो जब तक पत्थर ही नहीं टूटेंगे तो आगे जाके वो फिल्टर कैसे होंगे, फिल्टर होने के बाद केमिकल्स कैसे ऐड होंगे, तो वो सारा के सारे काम स्टक हो जाएगा। मतलब कि एक भी अगर कोर खराब हुई तो सारे के सारे जो आगे के काम है वो रुक जाएंगे, ठीक है। पाइपलाइन का ये सही समझ में आ गया ये। सही है। सही है। अब आ जाओ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स छोटी सी साइड डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है भाई, यूज फॉर जज द पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब कि पैरेलल प्रोसेसिंग को जज करने के लिए कि भाई सही पैरेलल परफॉर्मिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही।
रन टाइम एंड पैरेलल रन टाइम, ठीक है। रन टाइम क्या होता है कि भाई सीक्वेंशियली अगर रन करें तो कितने टाइम में रन हो रही है, और उसी टाइम को अगर हम पैरेलल रन करें तो वो कितने टाइम में रन हो रही है, ठीक है। टू स्टार्ट द प्रोग्राम एंड टू एंड एग्जीक्यूट, वही है पैरेलल रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इन बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टार्ट से लेकर एंड तक की एग्जीक्यूशन के दरमियान में जो टाइम होगा वो क्या होगा, पैरेलल रन टाइम, सही है। उसके बाद क्या, प्रॉब्लम साइज। प्रॉब्लम साइज को इट इज गिवन बाय द साइज ऑफ द इनपुट डेटा which can for example can be the number of equations, ठीक है। कि अगर आपने कोई भी इसका प्रॉब्लम साइज निकालनी पड़ेगी, प्रॉब्लम साइज निकालने के भाई इसके अंदर सेवरल स्टेप्स होते हैं कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशंस गिन लो, या कितने लूप्स लगे हुए हैं, या कितनी इसके अंदर डिफरेंट टास्क हुए हैं, कितने लॉजिकल ऑपरेशन यूज करे हुए हैं। तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम साइज निकालने का मतलब। लॉजिकल कंप्यूटेशन क्या होता है, प्रोसेसर यूजेस इट्स own local memory. These are the computation that can process perform using data in its local memory। के कोई भी अगर टास्क परफॉर्म हो रहा है जो कि उसकी लोकल मेमोरी को एक्सेस होकर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, लोकल कंप्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर के दरमियान एक्सचेंज करना है डेटा, दिस कैन बी डन बाय प्रोग्रामिंग एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन, तो उसको हम एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर लोकली हो रहा होगा, लोकली का मतलब क्या है कि अपनी ही मेमोरी से हो रहा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, लोकल कंप्यूटेशन कहेंगे। और अगर दूसरे की मतलब कि प्रोसेसर के दरमियान हमें डेटा एक्सचेंज करवाना होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रोसेसर when accessing shared data structure in the case of a shared space address space, when accessing shared data structure in the case of shared address space, इसका नहीं पता क्या है, ठीक है। और वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम में भाई ये होता है कि अगर कोई भी कोर का कोई मतलब कि कोई भी कोर डिपेंडेंट है, मतलब कि कोई भी कोर डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कोर अगर वो टास्क परफॉर्म कर रही है जो कि डिपेंडेंट है ऑन अनदर कोर टास्क, तो उसके दरम्यान में जब वो कोर वेट कर रही होगी तो उसको वेटिंग टाइम कहेंगे, भाई ये वेटिंग टाइम ये है, ठीक है। ओवरहेड क्या है, द टाइम स्पेंड फॉर डेटा एक्सचेंज एंड सिंक्रोनाइजेशन एज वेल एज वेटिंग टाइम कैन बी कंसीडर्ड एज ओवरहेड, ठीक है। तो क्या है, जिस टाइम पे डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा ना या सिंक्रोनाइजेशन हो रही होगी तो उस टाइम उस वो वाला जो वेटिंग टाइम होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, ओवरहेड कहेंगे, ठीक है। ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ द पैरेलल द रन टाइम दैट ईच प्रोसेसर स्पेंड फॉर एग्जिस्टिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जो भी रन टाइम होगा ना, जो रन टाइम होगा जो कि कोई भी एक प्रोसेसर ले रहा होगा एग्जीक्यूट करने में प्रोग्राम, तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है CPN इक्वल्स टू P डॉट TPN। स्पीड अप क्या है भाई, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ सीक्वेंशियल इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस ऑफ पैरेलल कंपैरिजन विद द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। स्पीड अप का मतलब क्या है कि भाई सीक्वेंस में जो टाइम काम परफॉर्म होता है उसका कितना टाइम है, और जो पैरेलल में टास्क परफॉर्म हो रहा है उसका कितना टाइम, मतलब कि उसमें उसके दरमियान डिफरेंशिएट करने को स्पीड अप कहते हैं, मतलब कि स्पीड सही आ रही नहीं आ रही। एफिशिएंसी का मतलब वही है भाई, एफिशिएंसी कैप्चर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर व्हिच द प्रोसेसर इज यूजुअली एम्प्लॉयड बाय कॉर्पोरेशन दैट आर ओनली बी परफॉर्म बाय सीक्वेंस प्रोग्राम। वही बात है कि भाई सीक्वेंशियल में अगर कोई प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है और जो है उसकी एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी भाई सही सही काम परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर उसको हम ज़्यादा प्रोसेसर पे अप्लाई करें तो कितना क्या एफिशिएंसी मतलब कितनी एफिशिएंसी देगा। अगर हम उसको जो है मल्टीपल कोर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, या कम कोर पर परफॉर्म करें ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, ठीक है। ये बता और अब आ जाओ एमडॉल तो क्या, द पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम कैन नॉट बी are arbitrarily reduced by employing parallel resources that can of processor or other resources may come from the data dependency, ठीक है। एमडॉल दो में ये बताया हुआ है कि भाई आप जो है अगर डेटा डिपेंडेंसी अगर किसी भी वेरिएबल में किसी भी टास्क में मौजूद है ना डेटा डिपेंडेंसी, तो आप जितनी भी कोर बढ़ा लो आपको कोई मतलब कि काम जो जल्दी परफॉर्म नहीं होगा। आपको अगर काम जल्दी परफॉर्म करना है तो आपको डेटा डिपेंडेंसीज जो है वो कम से कम करनी पड़ेंगी, और जितने भी डिपेंडेंसीज आ रही है ना उसको आपको एक साथ परफॉर्म करवाओ, और बाकी के जितने भी इंडिपेंडेंट टास्क है ना वो अगर आप एक साथ अलग अलग परफॉर्म करवाओगे तो आपको जल्दी होगा, ठीक है। वही सारा कुछ बताया हुआ है कि भाई an important decision come from program part that have to be executed sequentially। अब sequentially कौन सा टास्क परफॉर्म करवाओगे जिसके अंदर डिपेंडेंसीज आ रही हैं, ठीक है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट है ना वो आप डायरेक्ट परफॉर्म कर दो, मतलब कि डायरेक्ट का मतलब क्या है कि पैरेलल में परफॉर्म कर दो, ठीक है। पैरेललिज्म ओवरहेड इग्नोर्ड बाय एंडोल्जर डज नॉट कंसीडर सॉल्विंग लार्जर प्रॉब्लम्स विद मोर प्रोसेसर। वही बात जो मैंने बताई कि भाई ये ज़्यादा प्रोसेसर्स के थ्रू और ज़्यादा उसके थ्रू जो है अपना काम परफॉर्म नहीं होगा आपका, मतलब कि ज़्यादा अगर आपकी डिपेंडेंसी मौजूद है तो जितने भी आप कोर्स या प्रोसेसर लगा लो आपका काम जल्दी परफॉर्म नहीं होगा जब तक आप डिपेंडेंसी रिमूव नहीं करोगे,
It is stated that the speed factor of the parallel system as the ratio between the time taken by a single processor to solve a given problem instance to the time taken by a parallel processor and processor the अभी बताया हुआ कि भाई जो भी मतलब कि आपके सीक्वेंशियल स्पीड अप ऑफ द फैक्टर ऑफ के स्पीड अप फैक्टर ऑफ द पैरेलल सिस्टम एज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकिंग बाय सिंगल प्रोसेसर, मतलब कि अगर आपने सिंगल प्रोसेसर के ऊपर काम परफॉर्म कर रहे हो और वही काम आप डिफरेंट पैरेलल प्रोसेसर के ऊपर कर रहे हो तो उस पर आपको कितनी कितनी स्पीड अप मिलेगा, तो उसका निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ कि ये कि भाई एन प्रोसेसर अगर हो तो ये हो जाएगा और ये इसी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और ये एक जो है लेक्चर था जिसको मतलब कि सही से नोट नहीं किया था, खैर बता देता हूँ उसमें क्या होता है भाई। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस जो डिवाइस होता है कनेक्शन बिल्ड देन ट्रांसफर, मतलब यह है कि भाई सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि पहले कनेक्शन बिल्ड होता है उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कनेक्शन ट्रांसफर कर देते हैं डेटा विदाउट कनेक्शन, ठीक है। इसकी बात जो है हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम देखा जाए तो जैसे कि कोई हम डेटा ट्रांसफर कर होते हैं तो भाई वन वे जो हैंडशेक होता है ना, वन वे हैंडशेक क्या होता है एसिंक्रोनस होता है, और जो टू वे हैंडशेक होता है वो सिंक्रोनस होता है, ठीक है। कंप्यूटेशन क्या होता है, एल्गोरिथम किस टाइप के लगेंगे कंप्यूटेशन बता रहा था, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, फंक्शनल मेथड है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, रिटर्न लॉजिकल ऑपरेशन, देखिए कॉपी कर लेगा, ठीक है। रिटर्न लॉजिकल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस लाइन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि भाई आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे ना लॉजिकल या ऑपरेशनल तो वो उसको कहते हैं सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि भाई एक ज़्यादा स्टेटमेंट एक ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। फंक्शनल और मेथड क्या होता है कि भाई मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर होगी तो वो एक फंक्शन या मेथड बन जाता है। एमपीआई क्या होता है, मैसेज पासिंग इंटरफेस प्रोवाइडेड पैरेलल अमंग डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। मैसेज पासिंग इंटरफेस। और ओपन एमपी क्या होता है, प्रोवाइड पैरेलल अमंग डिफरेंट कोर। डिफरेंट कोर्स के अंदर जो है अगर पैरेलल अप्लाई करनी तो ओपन एमपी, और अगर डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर अगर आपको पैरेलल प्रोवाइड करनी है तो वो एमपीआई, मतलब जैसे कि अगर हम लैब में देखें तो क्या हो रहा होता है कि एमपीआई जो मैसेज पासिंग इंटरफेस होता है वो क्या होता है डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर ओपन एमपी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट कोर्स के थ्रू होगा, डिफरेंट कोर्स के ऊपर होगा। अब क्या प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स डिस्क्राइब हाउ टू एनहेंस डिस्क्राइब इनहेंस द पैरेलल प्रोग्रामिंग फॉर कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो बताती है कि भाई किस तरीके से जो है वो इनहेंस होगी आपकी पैरेलल प्रोग्रामिंग, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या, डिकम्पोजिशन साइज ऑफ कंप्यूटेशन। इफ प्रोग्राम कैन रैंक इफ प्रोग्राम कैन रैंक इस प्रोग्राम फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक डिकम्पोजिशन। अगर प्रोग्राम जो है वो खुद अपने आप को रैंक कर रहा हो फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग तो स्टैटिक होगी। और क्या, ये प्रोग्राम कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स पैरेललिज्म देन डिकम्पोजिशन विल बी डन बाय ओएस, ठीक है। जो ओएस के थ्रू होगी ना, जो ओएस या हार्डवेयर के थ्रू होगी वो डायनामिक होगी, और जो खुद कर रहा होगा वो स्टैटिक होगी, ठीक है भाई, ये बताया हुआ है। अब उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का बताया हुआ है कि भाई फ्लो डिपेंडेंसी, इसको फ्लो डिपेंडेंसी कहते हैं, इसको एंटी डिपेंडेंसी कहते हैं, और इसको आउटपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। अब फ्लो डिपेंडेंसी क्या होती है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपने R1 के अंदर एक वैल्यू स्टोर है जो कि R2 और R3 के ऊपर R2 और R3 के अंदर सेव हो, मतलब कि R2 और R3 के रिजल्ट से जो R1 वैल्यू आ रही है दूसरे सेक्शन में वो ही जो है आपकी क्या है इनपुट वैल्यू है, तो ये आपकी जो होगी फ्लो डिपेंडेंसी होगी। एंटी डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि भाई जो पहले वैल्यू आ रही है उसी का आउटपुट में दूसरी वैल्यू सेव हो रही है, मतलब कि जब तक R2 नहीं मिलेगा तो R1 जो I1 जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, जब तक R2 नहीं मिलेगा R1 एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ये क्या एंटी डिपेंडेंसी है। आउटपुट डिपेंडेंसी क्या है कि एक दो अलग अलग वेरिएबल्स की एडिशन का समझे वो एक ही उसमें से एक ही वेरिएबल से हो रहा था। जैसे कि अगर R2 4 है, R3 5 है और R4 6 है और R7 है, तो R1 पे क्या हो जाएगी, आउटपुट डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये होती है आपके फ्लो डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी। अब लूप पैरेललिज्म को बताइए भाई, अगर पैरेलल में दो लूप एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसको लूप पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है। ये अब आ जाओ आउटपुट वाली बताना अपनी में आया पीछे कर। ये आइटम को तूने कर लिया R1 इज इक्वल टू R6 प्लस R5, R2 प्लस R3 और R1 इज इक्वल टू R4 प्लस R5। तो ये समझाओ जरा यार, समझ में नहीं आया थोड़ा ये। यानी कि दोनों सेम होंगे यहाँ पे, जो आउटपुट जो होंगे वो दोनों सेम होंगे। बताता हूँ एक मिनट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, सही है, यहाँ पे क्या है R1 इज इक्वल टू R4 प्लस R5, ठीक है, यही है ना। दूसरा वेरिएबल है क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है R1 इज इक्वल टू
R2 प्लस R3, ठीक है, यही है ना। अब अगर हम यहाँ पे सपोज हाँ करते हैं यही कि है। भाई, या अब अगर हम सपोज करते हैं कि भाई R2 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। R3 जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और R4 जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। और R6, R2, R3, R4, R5 जो है वो हमारे पास क्या है, 6 है अगर, ठीक है। तो क्या होगा भाई कि R1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, R4 और जब R5 परफॉर्म होंगे तो भाई 11 हो जाएगी, और जब ये वाला परफॉर्म होगा तो R3 और मतलब 7 हो जाएगी। तो ये बताया हुआ है कि भाई ये आउटपुट डिपेंडेंसीज होती हैं, सही है मतलब सही है। R1 की वैल्यू अच्छा वो चेंज जो होगी मिस तो। ने जो वॉइस ओवर डाला है, जो मिस ने मैसेज भी करा था, वो मिस ने इसी चीज का डाला हुआ है क्या? पता नहीं, मैंने सुना नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, डाली रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है? हाँ लगाया हुआ है। अच्छा भाई, अब आ जाओ वेक्टर प्रोसेसर। भाई वेक्टर प्रोसेसर का ये न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा है। वेक्टर इंस्ट्रक्शन क्या होती है, विच एग्जीक्यूट ऑन मल्टीपल डेटा, ठीक है। मतलब ये एक ही डेटा, एक ही इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा पे जो भी रन हो रही है उसको वेक्टर इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। फैच मल्टीपल डेटा इनटू वेक्टर रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर एक मतलब ये वेक्टर रजिस्टर का तो सबको पता ही होगा, या नहीं पता तो बताता हूँ। वेक्टर रजिस्टर क्या होता है कि जो कि बता रहा होता है कि भाई जैसे रजिस्टर जो है हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन, एक ही एड्रेस सेव कर सकते हैं ना, जो नॉर्मल वो होते हैं, जो कि हमने उसके अंदर पढ़े थे, क्या कहते हैं, एमपीएमसी में। तो उसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर एक ही वैल्यू को या एक ही एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वेक्टर रजिस्टर में क्या होता है कि मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल वेक्टर रजिस्टर का मतलब क्या है, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर एड्रेस रजिस्टर का मतलब क्या है कि मल्टीपल एड्रेस जो कि डेटा की तरफ एक्सेस कर होंगे उसको जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल एड्रेस को। स्ट्राइड क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस के बेस पर लोकेशन एड्रेस, ठीक है। स्ट्राइड क्या होता है कि फिक्स डिस्टेंस की एड्रेस की लोकेशन के बेस पर एड्रेस, जैसे कि अगर हमारे पास एक कोई मेमोरी है बहुत बड़ी थी, उसके अंदर हमें पता है कि 1026, 1032 और 1038, मतलब कि इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कितनी है, 6 की स्पेसेस। अगर 6 की स्पेसेस के बाद हमें अपना डेटा मिल रहा हो, हमें अपना जो डेटा है हमें 6 की स्पेसेस का मतलब कि एक कोई भी नंबर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, फिक्स डिस्टेंस के बाद अगर हमें कोई अपना डेटा मिल रहा होगा तो उसका क्या कहेंगे, स्ट्राइड कहेंगे। और अगर कोई सीक्वेंस के ऊपर डेटा नहीं मिल रहा होगा तो उसको उसको क्या कहेंगे, उसका इसमें बताया नहीं था कि क्या कहते हैं उसको, उसको कहेंगे भाई नॉन स्ट्राइड कह लो, नॉन स्ट्राइड, ठीक है। अब स्केलर रजिस्टर क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा होता है स्केलर रजिस्टर। और MIMD क्या होता है, ग्राफिकल प्रोसेसर होता है, एक एग्जांपल दी, ठीक है। अब क्या है, अब आ जाओ इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं कि भाई फर्स्ट क्या है, सिंगल ट्रांसफर ऑपरेशन। सिंगल ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी सिंगल ट्रांसफर ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर दो प्रोसेसर्स के पास अपनी अपनी वैल्यूज अलग अलग, जैसे P1 के पास क्या है 112 और P2 के पास क्या है -6, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है सिंगल ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो क्या होगा कि भाई हमें बोला इंटरचेंज वैल्यूज बिटवीन टू प्रोसेसर, ठीक है। अगर हमें एक ये टाइप ये दे दिया गया कि भाई इंटरचेंज करो वैल्यूज को टू प्रोसेसर के बाद, तो क्या होगा, सिंगल ट्रांसफर होगा। मतलब कि P2 के बाद P1 की वैल्यू हो जाएगी, P1 के बाद P2 की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल पे P1 के बाद 112 थी, P2 के बाद 6 थी, रिजल्ट में क्या हुआ, P1 के बाद 1 आ गई, और P1 के पास -6 आ गई, और P1 के बाद -6 आ गई, और P2 के बाद 112 आ गई। ये P2 लिखा हुआ है, यहाँ गलती से मैंने P1 लिख दिया, ठीक है। तो ये P2 के पास क्या आ गई, 112 आ गई। तो ये अब सिंगल ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि सिंगल प्रोसेसर ब्रॉडकास्ट इट्स वैल्यू टू अनदर प्रोसेसर, सही है। अब देखो उसके अंदर क्या, P1 के बाद 112 थी, P2 के बाद -6 थी, P3 के बाद -7 थी। अब क्या होगा, जब भी ब्रॉडकास्टिंग होगी, ब्रॉडकास्टिंग बता दिया जाएगा कि भाई P1 ब्रॉडकास्ट कर रहा है, P2 ब्रॉडकास्ट कर रहा है, P3 ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अगर P1 ब्रॉडकास्ट करेगा तो P1 के बाद अपनी वैल्यू तो रहेगी, P2 के बाद जो है P1 की वैल्यू भी चलेगी, P3 की वैल्यू भी, P3 के बाद भी P1 की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई पहले P1 की ही वैल्यू आती है, उसके बाद उस कोर की अपनी वैल्यू आती है। पहले P1 की वैल्यू आएगी, उसके बाद उसकी अपनी वैल्यू आएगी, उस कोर की अपनी वैल्यू आएगी, ठीक है। मल्टी ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि भाई सबके पास सबकी वैल्यू चली जाए। मल्टी ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबके पास सबकी वैल्यू चली जाए। जैसे कि P1 के बाद 112 थी, P2 के बाद -6 थी, P3 के बाद -2 थी, ठीक है। इसके बाद मल्टी ब्रॉडकास्ट होता क्या होगा, P1 के पास P2 P3 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। P2 के पास P1 और P3 की वैल्यू भी आ गई, P3 के पास P1 और P2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और ये डबल लाइन शो करती है कि भाई इसके बाद एक नई वैल्यू है, मतलब कि बस ये समझ लो कि सेपरेट करने का तरीका है, ठीक है। स्कैटर का मतलब क्या है कि भाई एक किसी के मतलब कि एक वैल्यू है, एक कोर के पास वैल्यू है, उसको जो है वो डिफरेंट कोर्स को असाइन कर रहे थे। P1 के पास हमें 112 -6 और 7 थी, ठीक है। और P2 और P3 खाली थे। तो जब स्कैटर हुआ तो क्या हो गया भाई, P1 के बाद 112 हो गई, P2 के बाद -6 हो गई और 7 हो गई। और ये जो है वो लीनियरली ऑर्डरली होती है, मतलब कि जो सबसे पहली वैल्यू थी वो P1 के पास रहेगी, जो दूसरी वैल्यू वो P2 के बाद, जो तीसरी रहेगी वो P3 के बाद। और
आवाज कट रही है, आवाज समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो, कौन कह रहा है? कह रहा हूँ स्कैटर क्या करता है, स्कैटर दोबारा बता। स्कैटर ये करता है कि P1 के बाद जितनी भी वैल्यू होती है ना, उसको जो है वो दूसरे कोर्स के बाद दूसरे प्रोसेस के बाद असाइन कर देते हैं कि P1 के बाद अभी आई थी 112 थी, -6 थी और 7 थी, और P2 और P3 खाली थे। तो क्या हुआ, जब स्कैटर का हमने परफॉर्म किया ना, तो P1 के पास एक वैल्यू बची 112, P2 के बाद -6 आ गई और P3 के बाद 7 चली गई। ठीक है, ये थी अगर एक एक वैल्यू थी, मतलब 3 वैल्यूज थी। अगर हमारे पास 6 वैल्यू होती तो क्या होता, 2 वैल्यूज P1 के बाद, 2 वैल्यूज P2 के बाद, 2 वैल्यू 3 के बाद। ठीक है, P3 के बाद 112 -6 P1 के पास, ठीक है, -2 और 13 P2 के पास, 24 और 74 P3 के पास। ठीक है, अच्छा अब गैदर, गैदर का मतलब क्या है, स्कैटर का अपोजिट है, स्कैटर का अपोजिट है गैदर। गैदर क्या कर रहा होता है, गैदर ऑल डेटा ऑन रूट प्रोसेसर। ठीक है, अब बोला जाएगा कि भाई गैदर करो एट P1 पे, तो जितने भी कोर्स की वैल्यू है ना उसको P1 पे ले देंगे भाई। जैसे 112 और -6 तो था इसके पास, P2 के बाद क्या, P2 की वैल्यू भी P1 के बाद आएंगी, P3 की वैल्यू भी P1 के बाद आ जाएंगी। 112 -6 -2 13 24 74। ठीक है, ये आपके बाद आ गई, और P2 और P3 का अपनी वैल्यू तो रहेंगी रहेंगी। उसके बाद सिंगल एक्यूमुलेशन। सिंगल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, सिंगल एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि सारे को सबको गैदर करो और कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करो। कोई एक ऑपरेशन के अंदर वो सम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, मिनिमम निकालने को भी हो सकता है, मैक्सिमम निकालने को, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहते हैं। सही है, इसके अंदर 2 टास्क होते हैं, सिंगल एक्यूमुलेशन के ऊपर 2 टास्क परफॉर्म होते हैं। मतलब कि पहला तो ये होता है कि सबको एक साथ लिख दो, सबको गैदर करो, भाई 112 -6 -2 13 24 74 सबको गैदर करा एक साथ। उसके बाद बोला जाएगा भाई कि भाई ऐड करो, जैसे कि आपने सवाल किया मैंने, सिंगल एक्यूमुलेशन गैदर ऑल एंड सिंगल ऑपरेशन, मतलब कि कोई भी एक टास्क परफॉर्म करो। उसके अंदर भाई ऐड का बोल दिया तो भाई क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू देंगे सबको ऐड कर देंगे। अगर बोला जाएगा कि भाई सबका एवरेज निकालो, तो क्या करेंगे, सबको प्लस करके जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू देंगे उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू तो कर देंगे। अगर बोला जाएगा भाई मैक्सिमम निकालो, तो सब उसमें से मैक्सिमम निकाल देंगे। सिंगल एक्यूमुलेशन में ये होता है कि सबको गैदर करो और उसके बाद कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। मल्टी एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि भाई एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि गैदर बोला जाएगा कि भाई सम एट P1 एंड मैक्सिमम एट P2। ठीक है, अगर बोला जाएगा भाई सम एट P1 मतलब कि जो भी जितनी भी वैल्यूज है सबका सम करो P1 प्रोसेसर पे, और जितनी भी वैल्यूज है उसमें सबसे सबसे बड़ी वैल्यू निकालो P2 पे। तो क्या होगा कि आप P1 में सारे सब पहले गैदर करोगे, सबको पहले आपने गैदर किया, मतलब कि 112 -6 -2 113 24 74 उसको आपने ऐड करके मतलब जो भी रिजल्ट आया वो लिख दिया। P2 पे क्या करा आपने, सारी वैल्यू लिखी और उसके बाद जो है जो मैक्सिमम थी सबसे ज़्यादा वो लिख दी। ठीक है, ये होगा आपकी मल्टी एक्यूमुलेशन। और टोटल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि भाई जो P1 की वैल्यूज है ना, मतलब इसको ऐसे समझ लो, रॉज इनटू कॉलम के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। रॉज इनटू कॉलम का मतलब क्या है, 45 113 76 42 है ना, तो आपने क्या करा 45 113 76 72। ठीक है, उसके बाद के सेकंड और क्या, 77 112 102 1 77 112 102 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, 1 11 12 13 14 11 12 13 14, मतलब कि रॉस की जो वैल्यूज उसको आप कॉलम में सेंड कर दोगे, उसको क्या होगा, टोटल एक्सचेंज कहते हैं। एंड दैट्स ऑल। एक न्यूमेरिकल बचा हुआ है, वो जो है सबको आते ही है, तो एफिशिएंसी वाले तो सोल्यूशन भेज दो करो। उसका, अगर करा तो ये भी करा दो। नहीं आते भाई, नहीं सोल्यूशन आते, भेज दो करा उसका, वो करना। कौन से सोल्यूशन वाले, भेजो दानिश तुझे इसका मैं। एफिशिएंसी वाले के? एफिशिएंसी वाले हमें नहीं आते, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, कह रहा हूँ एफिशिएंसी वाले करा भाई, हमें नहीं आता। चलो अच्छा भाई देखो, ये एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये असाइनमेंट में भी आए थे। करो यार, ठीक है, माइक खुला है। एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है, इसका क्या होता है भाई, देखो given an algorithm where the fraction that the program in serial f is 0.15, show the following rules। ठीक है, f क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन गिवन होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई हमारे भाई बोला भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 4 8 एंड 16 एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर यू में इग्नोर कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसका नाम बोला भाई स्पीड अप निकालो 2 4 8 और 16 पे, जिसकी फ्रैक्शन जो है ये 15 गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, हमारे पास स्पीड अप का फॉर्मूला ये होता है एस पी एन 1/f प्लस 1 माइनस एफ अपॉन पी। आपने एफ की जगह पे हमें गिवन है 0.15 रखा। ठीक है, 1 माइनस एफ 1 माइनस 0.15 रखा। अब हमें बोला भाई कि भाई 2 प्रोसेसर पे निकालो सबसे पहले, तो आपने प्रोसेसर पी की जगह पे 2 रखा, सॉल्व करा, ये आंसर आया। फिर बोला भाई कि 4 प्रोसेसर पे निकालो, तो ये आपने 2 की जगह 4 रखा, फिर निकाल लिया, फिर 8 पे निकाल लिया, स्पीड अप निकाल लिया, इनफाइनाइट पे भी निकाल लिया। ठीक है, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 हो गया था। ठीक है, इसको भी निकल, कह रहा हूँ दानिश फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ प्रोसेसर की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। पहले 2 4 8 और 16। ठीक है,
उससे हमें क्या निकल जाएगी, स्पीड अप निकल जाएगा, स्पीड अप आ जाएगा। ठीक अच्छा है दानिश, ये बात सुन, ये फाइनाइट प्रोसेसर और इनफाइनाइट प्रोसेसर का भी कोई चक्कर होता है क्या? ये फाइनाइट यार। के लिए अलग होगा, इनफाइनाइट के लिए अलग होगा? इसका चक्कर मुझे यार यूआई क्लास मैंने ली नहीं थी, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था ये पता नहीं मैंने सारा तो समझा था, पता नहीं कितना समझा था, तो जितना समझ में आया था उतना मैं करवा देता हूँ। बाकी देख लेना यूट्यूब वगैरह वीडियो अपलोड वीडियोस पे देख लेना कहीं से। चलो ठीक है। ठीक है। उसके बाद भाई क्या है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ 248 और 16 प्रोसेसर। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है ईपीएन इज इक्वल टू एसपीएन ओवर पी। एसपीएन क्या है, जो एसपीएन हमने ऊपर निकाला है, स्पीड अप, एसपीएन इज इक्वल स्पीड अप होती है, और पी क्या प्रोसेसर। तो जो हमने ऊपर प्रोसेसर निकाला, ऊपर का क्या है 1.7, 2 प्रोसेसर की जो स्पीड अप आई है 1.73 आई है, 1.73, और 2 प्रोसेसर है तो 2/0.87 आई है। ठीक है, फोर प्रोसेसर क्या है, फोर प्रोसेसर की जो ऊपर आई थी वो क्या आई थी 2.67 आई थी, 2.76 आई थी, उसके बाद नीचे डाला 4 का, तो इससे क्या देगी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 8 की, इसी तरह 16 की। ठीक है, उसके बाद में तीसरा सवाल गिवन है, सॉल्व पार्ट ए फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, वेयर द सीरियल पोर्शन एस ऑफ अ पैरेलल हाँ एग्जीक्यूशन। दानिश, मैं यही यही पूछ रहा था मैं। देखो यहाँ यहाँ इनफाइनाइट है ना, पर फाइनाइट था, इनफाइनाइट है ये, इसलिए मैं पूछ रहा था मैं। इसमें ठीक है, तो कंफ्यूजन भी थी मुझे। इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट के अंदर हमें प्रोसेसर्स की जो वो है ना वो डालनी है। अच्छा, ठीक है, मतलब प्रोसेसर इसमें डालोगे, देखो नहीं ऊपर इसमें है, एस ऑफ पी ऑफ एन का फॉर्मूला अलग था ना, ऊपर हाँ देखो। वो फाइनाइट के लिए सबसे था, एस ऑफ पी। हाँ, ये अच्छा फाइनाइट के लिए है और ये इनफाइनाइट के अच्छा, लिए। वो इनफाइनाइट के लिए, बस सही है, ठीक है, सही है, कंफर्म करना था। और लेकिन इसके अंदर भी हम प्रोसेसर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो फॉर 2 प्रोसेसर में पी की जगह पे 2 पुट हो रहा है। सही सही। ठीक है, एस पी एन इज टू टू, ये हमें फॉर्मूला गिवन है, तो ये एस की वजह में, एस की वजह हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ है सीरियल पोर्शन एस ऑफ द पैरेलल एग्जीक्यूशन 0.15, हमने 0.15 रखा, प्रोसेसर 2 रखा, निकाल लिया, फिर 4 भी निकाल, 8 भी निकाल, 16 भी निकाल लिया। एफिशिएंसी के लिए हमें वही इसकी वैल्यू को पता कैसी है? एस की वैल्यू गिवन है ना, ये देखो सीरियल पोर्शन की एस की वैल्यू गिवन है 0.15, सी पार्ट में देखो 0.15 गिवन है। सही है। सही सही चल आगे चल। उसके बाद एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला एस पी एन डिवाइडेड बाई पी। एस पी एन क्या एफिशिएंसी है, जो हमने ऊपर निकाली है, पी मतलब प्रोसेसर है, कितने प्रोसेसर पे, तो उससे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है 1 ई क्या, गिव अ 1000 मशीन क्लस्टर व्हाट एस एंड एफ दी ऑब्टेन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 100%। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, और इससे हमें कहा हुआ है कि भाई एस और एफ निकालो, तो हम एस जो है वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम एस निकाल लेंगे। एफिशिएंसी हमें गिवन है, जब एफिशिएंसी हमें गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले से हम एस निकाल लेंगे। ठीक है, एस पी एन 800 से हमने एफिशिएंसी निकाल एस निकाल लिया, और एफ निकालने के लिए हमने ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ये वाला फॉर्मूला, इससे हम एफ निकाल लेंगे। ठीक है, वन ई भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, खत्म, बस ये हो गया निकालने हमारा। के इसमें एफिशिएंसी निकाल लिया था इस वाले न्यूमेरिकल में? ऊपर गिवन करो है ना, जरा। देखो यहाँ गिवन है हमारा एस और एफ निकालना है, एस और एफ निकालना है, एस और एफ निकालना अच्छा है। गिवन ठीक। व्हाट मस्ट बी एस एंड एफ टू बी ऑब्टेन एफिशिएंसी फॉर 80%। ये तो जरा ठीक है, सोल्यूशन दिखा दे इसका हल्का सा जरा। ये देखो ये लो सॉल्यूशन, एक मिनट एक मिनट। 800 80% थी तो एस ऑफ पी ऑफ एन। ठीक है, तेरी 800 बताना कहाँ से है 800? 80% है ना, तो ये 0.8 नहीं होगा तब, चेंज होगा तो। हाँ दानिश, चला गया मेरे ख्याल में। हाँ क्या कह रहे हो मैं बोल रहा हूँ यार, ये 0.8 नहीं होगा, क्योंकि परसेंट को चेंज करते हैं तो वो डिवाइड होता यार, है ना नेट से। ये इसमें एफिशिएंसी गिवन है ना। 800 को पुट कर। अरे अरे तो अरे अरे तुमने 800 सब पी ऑफ अरे एन अरे पे तुमने 800 रखा हुआ है ना? एफिशिएंसी गिवन है ना, एफिशिएंसी क्या होती है, एक मिनट रुको, एफिशिएंसी क्या है, एक मिनट, व्हाट इज द स्पीड अप, एफिशिएंसी एफिशिएंसी 1 बी एफिशिएंसी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड अप अपॉन पी, पी, सही है। स्पीड अप अपॉन पी, स्पीड अप अपॉन पी। और जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड अप, हाँ स्पीड अप से क्या होगा, एफिशिएंसी मतलब वो हो जाएगा ना एसपीएन। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो एस पी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एन मतलब 1000 पी,
ई एन मल्टीप्लाई बाय पी। तो जब ई एन क्या है तो हमारे पास 80 गिवन है, 80 का मतलब क्या 0.8 मल्टीप्लाई बाय जब पी करोगे तो क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। सही है, सही है। समझ में आया या करके दिखाऊं? हाँ, आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक ठीक है ना? हाँ, एक मिनट रुको मैं करके दिखा देता हूँ। पॉइंट 8 को मल्टीप्लाई करा है ना हमने 1000 से, हाँ तो हमारे पास आ गया 800। सही है। ठीक है, रुको मैं करके दिखाता हूँ। सही है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला गिवन है एस पी एन, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस 1 माइनस पी और एस, ठीक है। और हमें एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी क्या होती है पी एन इज इक्वल टू एस पी एन डिवाइडेड बाय पी, यही होती है, हाँ, ठीक है। सही है, यही होती है। अब देखो हमें क्या गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है ना, मतलब कि एफिशिएंसी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एस पी एन निकालें तो एस पी एन इज इक्वल टू ई एन मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। पी को अगर हम उधर भेज दें, जैसे इस वाले पी को हम उधर भेज देंगे तो एस पी एन इज इक्वल टू ई एन मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। हाँ ज़्यादा ईएन भी दिया हुआ और पी भी दिया हुआ। ठीक है। अब देखो एस पी एन जो है, एस पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या 80%, 80% का मतलब क्या पॉइंट 8। 0.8 मल्टीप्लाई बाय और एस पी एन ई पी क्या गिवन है, पी हमें गिवन है 1000 क्लस्टर पर जो 1000, 1000। ठीक है। तो एस पी एन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, 0.8 तो 8000 हो जाएगा। सही हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो समझ गया 800 हो राजेश। जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 यहाँ पे एस पी एन रख देंगे इस तरीके से, फिर इससे हम वो निकाल लेंगे एस, और इसी तरीके से सॉल्व करके एफ निकाल लेंगे। सब ठीक है, ठीक है, आ गया। ठीक है खान तो समझ में आ गया? आवाज़ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बिल्कुल ही आवाज़ समझ में नहीं आ रही। अरे वो आवाज़ समझ नहीं आ रही। कह रहा हूँ लिंक डाल दो, अगर लिंक उसमें ग्रुप में लिंक डाल देना यार। मैं डाल, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, ओके।